नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कुणाल पाठक, अभिषेक कुमार, कुमार गौतम, रितेश तजौरिया, सौम्या, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए, वी आर स्टडीइंग एंशिएंट इंडिया। हम लोगों ने एंशिएंट इंडिया शुरू किया है। पिछले लेक्चर में वी स्टार्टेड इंडस सिविलाइजेशन। इंडस शुरू किया था, उसकी एक्सटेंट जानी हमने, एक्सट्रीमिटीज जानी, कहां तक उसके लिमिट्स थी, इंपॉर्टेंट शहरों के बारे में जाना, उनकी खासियत जानी, टाउन प्लानिंग के बारे में जाना, उनका व्यापार, उनका एग्रीकल्चर, वो सब हमने समझा। क्राफ्ट क्या क्या करते थे वो सब बातें जानी। टेराकोटा के बहुत सारे खिलौने मिले हैं बने हुए, उसके बारे में हम बात कर रहे थे, तभी लाइट चली गई थी, गड़बड़ हो गई थी। तो चलिए टेराकोटा वहीं से शुरू करते हैं। इंडस क्राफ्ट, इंडस क्राफ्ट, टेराकोटा की बहुत सारी हमको फिगरेंस मिली हैं, बहुत सारी चीजें, इमेजेस मिली हैं फ्रॉम इंडस सिविलाइजेशन। तो टेराकोटा के खिलौने इंपॉर्टेंट क्राफ्ट हुआ करती थी। बाय द वे, इन इंडिया गोरखपुर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ टेराकोटा। ये आपके करंट अफेयर्स के लिए, गोरखपुर के टेराकोटा को जीआई टैग भी मिला हुआ है। गोरखपुर का बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर यूपी में माना जाता है टेराकोटा का। वैसे इंडस में भी हमको बहुत सारे खिलौने मिले हैं टेराकोटा वगैरह के। टेराकोटा का हमको एक छोटा सा हल बना हुआ मिला है बनावली हरियाणा से, एक छोटी सी बोट बनी मिली है लोथल से। तो टेराकोटा की चीजें एक इंपॉर्टेंट आर्ट हुआ करती थी इंडस सिविलाइजेशन। नाउ इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए इसे। इमेजेस और स्टैचूज, स्टोन इमेज की बात करें तो हमको एक स्टोन इमेज मिलती है बियर्डेड मैन की, जिसे प्रीस्ट बोला गया है। बोला है स्टोरियंस ने ये शायद कोई पुरोहित रहा होगा, ये कोई पुरोहित रहा होगा, इसे बियर्डेड प्रीस्ट बोलते हैं। दाढ़ी है उसके और पुरोहित जैसा लगता है, तो हिस्टोरियंस ने नाम दे दिया इसको बियर्डेड प्रीस्ट। ये मिला है मोहनजोदारो से। मोहनजोदारो से हर किताब में मिल जाएगा इंडस सिविलाइजेशन, एंड जो भी किताबें होती है बियर्डेड मैन स्टोन सबसे जो इंपॉर्टेंट इमेज है ये मानी जाती है। दूसरी मानी जाती है ब्रॉन्ज की बनी हुई डांसिंग गर्ल, इसे मोहनजोदारो की डांसिंग गर्ल कहते हैं। ये ब्रॉन्ज की बनी हुई है, कास्टिंग मेथड से बनाई गई है। मेटल को बॉल्टन करके एक कास्ट में डाला जाता है, उसके बाद जैसे ब्रास कास्टिंग होती है वैसे ही मोल्ड में डालकर उसको जो निकाला गया है उसके थ्रू बनाई गई है। ये सबसे इंपॉर्टेंट सिंबॉलिक आर्टिस्टिक फीचर हुआ करता है इंडस सिविलाइजेशन का। डांसिंग गर्ल, मोहनजोदारो की डांसिंग गर्ल, जो कि अभी चर्चा में थी। अगर आपने अभी पिछले महीने की बात है, अखबार में कंट्रोवर्सी आने लगी थी। ये इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो हुई है, इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो हुई है भारत में, जिसमें जो मोहनजोदारो की डांसिंग गर्ल है उसकी स्टैच्यू बनी हुई है, मैस्कॉट था उसका, और उसमें जो है उसको
कुछ हल्का सा उसे मॉडिफाई करके पेश किया है। तो ये बात आई थी कि ये ओरिजिनल आर्ट में दिखानी चाहिए, बहुत प्रिमिटिव आर्ट है और इंडस सिविलाइजेशन की बहुत सिंबॉलिक आर्ट होती है, उसमें मॉडिफिकेशन नहीं करना चाहिए। बट इसलिए चूंकि अखबार में चर्चा में थी इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो हुआ था अभी, उसका ये मैस्कॉट थी मोहनजोदारो डांसिंग कर। तो ये ब्रॉन्ज की बनी हुई है और 10.5 इंच की हुआ करती है, जिसमें डांसिंग पोज इसका माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट आर्टिस्टिक फीचर हो जाता है जब मेटल आर्ट की बात करते हैं। आगे बढ़े तो इंडस के रिलीजन की बात कर लेते हैं। ये रिलीजन था नहीं था ये हमें नहीं पता। आवाज साफ नहीं आ रही क्या बच्चों? आवाज आवाज साफ नहीं आ रही। अब ठीक है? इज इट ओके नाउ? अब ठीक है? बेटा बोर्ड के कलर के लिए परेशान मत होइए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, है ना। बोर्ड का कलर जो है रहने दीजिए उसे, ठीक। रिलीजन की बात करें, हमको जो भी फीचर्स पता लगते हैं उन्हें हम आज रिलीजन कह देते हैं। उस समय रिलीजन था नहीं था हमें नहीं पता, लेकिन वो जो फीचर्स थे वो आज रिलीजन ही कहलाते हैं, तो इसलिए इंडस रिलीजन बोल देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो एविडेंस मिलता है वो मिलता है पशुपति सील। पशुपति सील मिली है मोहनजोदारो से। पशुपति सील मिली है मोहनजोदारो से। इसको पशुपति सील कह दिया गया। दिस सील शोज सर्टेन सिंबल्स एंड सम पर्सन सिटिंग इन योग मुद्रा। योग मुद्रा इसे कह देते हैं योगी फिगर। हिस्टोरियंस ने बोला है ये योगी फिगर है। इस पद्मासन में बैठा हुआ है, ऐसा लगता है ये योग मुद्रा में बैठा हुआ है, तो इसे योगी फिगर बोल देते हैं। और इसके तरफ एनिमल्स हुआ करते हैं। इट शोज 4 एनिमल्स ऑन द साइड्स, बफेलो, एलिफेंट, राइनो एंड टाइगर। और यहां पर 2 डियर दिखाए गए हैं। यह सबसे इंपॉर्टेंट सील मानी जाती है। इसका नाम पशुपति सील इसलिए रख दिया गया, आगे चलकर लॉर्ड शिव की पूजा होने लगती है और लॉर्ड शिव को हम लॉर्ड ऑफ एनिमल्स भी कहते हैं, पशुपति भी कहते हैं, तो इसका नाम पशुपति सील रख दिया गया। ऐसा लगता है उन लोगों की आस्था किसी ऐसी चीज में रही हो जिसे बाद में हम लॉर्ड शिव कहने लगे, इसलिए इस योगी फिगर को प्रोटो शिवा भी कह देते हैं। प्रोटो शिवा का मतलब, प्रोटो का मतलब होता है जो पहले था, आज शिव कहते हैं। प्रोटो हिस्ट्री पहले थी, आज हिस्ट्री कह देते हैं। तो प्रोटो शिव का मतलब है उस समय जो भी कहते हो हमें नहीं पता, लेकिन आज इस चीज को हम शिव के तौर पे जानते हैं, इसलिए इस योगी फिगर को हिस्टोरियंस प्रोटो शिवा भी कह देते हैं। बफेलो, एलिफेंट, राइनो एंड टाइगर ये इस पे दिखाए गए हैं और पैर के, इस योगी फिगर के पैर पे 2 हिरन दिखाए गए हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट सील मानी जाती है। इसका नाम पशुपति सील है, मोहनजोदारो से मिली है। शायद किसी ऐसी कल्ट में आस्था रही हो जिसे हम बाद में लॉर्ड शिव कहने लगे। यहां पर ये एनिमल्स दिखाए गए हैं। साथ साथ ये भी लिख लीजिए, सबसे ज्यादा जिस पशु को चित्रित किया है वो तो बुल है, मैंने आपको बताया, लेकिन हॉर्स के इंडिकेशंस हमको ना के बराबर मिलते हैं। नो इंडिकेशंस। इंडस के लोग हॉर्स के बारे में नहीं जानते हैं। फिर भी कभी क्वेश्चन आ जाए, इंडस के लोग हॉर्स के बारे में नहीं जानते, हमें हॉर्स के एविडेंस बिल्कुल नहीं मिलते हैं, फिर भी जो इकलौती जगह है जहां से हॉर्स की जॉ बोन मिली है उसका नाम है सुरकोतदा इन गुजरात। गुजरात के सुरकोतदा से
हमको हॉर्स की जॉबोन मिली है, अदरवाइज हॉर्स का कोई एविडेंस इंडस की किसी भी कलाकृति में, किसी आर्ट में, किसी भी आर्कियोलॉजिकल उत्खनन में मिली चीजों में भी नहीं मिलता है। इंडस के लोग हॉर्स के बारे में नहीं जानते हैं। बाकी और एनिमल्स के बारे में हमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिलता है, हॉर्स के बारे में पता नहीं लगता है। ठीक है, तो ये हॉर्स की एक ही इंडिकेशन है, वो है सुरकोतदा इन गुजरात, वहां से जॉबोन मिली है, अदरवाइज नहीं। तो ये एनिमल्स इस फिगर पे दिखाए गए हैं। एक तो ये धर्म रहा होगा, ये पता लग जाता है। दूसरा, मदर गॉडेस वर्शिप, हमको बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी मूर्तियां मिली हैं जो बहुत ज्यादा मिली हैं, उससे लगता है शायद कोई ऐसी आस्था रही हो जिसमें मातृ देवी की पूजा हो। तो मदर गॉडेस वर्शिप एक और फीचर हो जाता है इंडस रिलीजन का। बहुत सारी छोटी छोटी हमें फिगरेंस मिली हैं जिसको देख के लगता है कि ये कोई देवी हैं जिनकी पूजा की जाती हो। इसे हिस्टोरियंस बोल देते हैं मदर गॉडेस वर्शिप भी हुआ करती थी इंडस सिविलाइजेशन के रिलीजन में। साथ साथ एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसे कहते हैं ग्रेट बाथ। एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसे कहते हैं ग्रेट बाथ। कहां से मिला है? मोहनजोदारो से। मोहनजोदारो से मिला है। इसके दो तरफ सीढ़ियां हैं, दो तरफ स्टेयर्स हैं और ये पानी का पॉन्ड हुआ करता है। ये ग्रेट बाथ कहलाया, महास्नानागार कहलाया। इसे स्टूडेंट्स ने बोला महास्नानागार। पहले तो समझते थे कि शायद ये कोई ऐसे ही स्ट्रक्चर रहा होगा जहां पर पानी इकट्ठा करते हो। बाद में और स्टडीज हुई तो पता लगा ये धार्मिक स्थल हुआ करता था एंड माइट बी यूज्ड फॉर शायद कर्म कांडीय स्नान के लिए इस्तेमाल किया जाता हो। पहले इसे कॉमन स्थल माना जाता था, बाद में स्टडीज के अनुसार माना गया ये कोई आम स्थल नहीं था। जैसे हिंदू धर्म में देखा जाता है पूजा अर्चना से करने से पहले नदी में डुबकी लगाई जाती है, स्नान किया जाता है, ऐसा ही इसका कुछ यूज रहा होगा। उन्होंने कहा शायद इट माइट बी यूज फॉर कर्म कांडीय स्नान, रिचुअलिस्टिक बेदिंग। इसके आसपास जो स्ट्रक्चर मिले उनको देख के लगता है शायद ये पूजा का स्थल रहा होगा, तो एक सिंबॉलिक स्नान के तौर पे इस्तेमाल होता होगा। इसे ग्रेट बाथ कहते हैं जिसके दो तरफ सीढ़ियां होती हैं। ये मिला है मोहनजोदाड़ो से, ये मिल जाता है। साथ साथ इंडस के लोग सुपरस्टिशियस भी हुआ करते थे। इंडस के लोग सुपरस्टिशियस भी होते हैं। वो सुपरस्टिशियस में विश्वास करते हैं। कैसे इसको पता लगता है? ऐसे पता लगता है कि हमको मिली हैं बहुत सारी बरियल साइट्स। हमको मिली हैं बहुत सारी बरियल साइट्स। यहां से हमको यह भी पता लगा कि इंडस के लोग जो कुछ फॉलो करते हैं वो आज हिंदू धर्म में व्याप्त है, हिंदू धर्म में फॉलो होता है। एक पक्ष में वो थोड़े डिफरेंट माने गए, वो अपनी डेड बॉडीज को दफनाया करते थे, जलाते नहीं थे। हमको बहुत सारे कंकालों के बरियल ग्राउंड्स मिले हैं, तो दे यूज्ड टू बरी देयर डेड्स। मोहनजोदारो का तो नाम ही है माउंट ऑफ डेड, मृतकों का टीला, उसे कहते ही मृतकों का टीला है। तो बहुत सारी हमको ग्रेव्स मिली हैं, बहुत सारी बरियल साइट्स मिली हैं। इनमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मिले हैं जो डेली यूज के होते हैं, जो डेली यूज के होते हैं। तो शायद इंडस के लोग ऐसा सोचते हो, शायद इंडस के लोग ऐसा सोचते हो कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है और जो सामान रखा हुआ है वो जो रोजमर्रा के जीवन में सामान इस्तेमाल होता है वही दफना दिया जाता है व्यक्ति के साथ। तो ऐसा लगता है कि शायद इनकी आस्था रही हो कि लाइफ आफ्टर डेथ भी होती है, इसलिए ये सुपरस्टिशंस वगैरह भी फॉलो करते हैं। इनकी जो चित्रकारी मिलती है उसमें भी लगता है कि हाथ में कुछ पत्थर बांधे हुए हैं या गले में कुछ पत्थर पहने हुए हैं। इसको देख के हिस्टोरियंस कहते हैं कि इंडस के लोग सुपरस्टिशियस भी हुआ करते थे। और ये स्पेसिफिकली कुछ साल पहले आपके ही एग्जाम में किसी में आया था, क्या इंडस इनमें से कौन सा उनके धर्म के बारे में सही है? तो उनका लाइफ आफ्टर डेथ में भी विश्वास हुआ करता था, ऐसा वहां की खुदाई से पता लगता है। क्या इंडस के लोग टेम्पल्स का इस्तेमाल करते थे पूजा अर्चना के लिए? तो हमको अभी तक कोई टेम्पल्स के साक्ष्य नहीं मिले हैं। मूर्ति पूजा होती है ये तो दिख जाता है, लेकिन मूर्ति स्थापित की गई हो कक्ष में, ऐसे कोई साक्ष्य इंडस से नहीं मिलते हैं। नो टेम्पल वर्शिप इज एविडेंट इन द इंडस
रिलीजन, ये हुआ करता था इंडस का रिलीजन, इंडस सिविलाइजेशन का रिलीजन, दैट वाज देयर रिलीजन। अब इंडस की स्क्रिप्ट, ये मान लिया गया कि इंडस की स्क्रिप्ट हुआ करती थी, ये लिखना जानते थे। क्योंकि इंडस के लोग लिखना जानते हैं, इसलिए भारत का इतिहास शुरू माना जाता है इंडस से। क्योंकि जिनके पास लिपि होती है वहीं से इतिहास माना जाता है, जब लिपि नहीं होती है उसे कहते हैं प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री का मतलब होता है नो रिटन एविडेंसेस, नो रिटन एविडेंसेस। एविडेंसेस तो बहुत सारे हैं, रिटन एविडेंसेस नहीं है, लिखित साक्ष्य नहीं है। खुदाई में बहुत सारी चीजें मिली हैं, लेकिन लिखावट जानते हो, ऐसे साक्ष्य जब से मिलने लगते हैं किसी भी इतिहास में, वहीं से हिस्ट्री शुरू हो जाती है। इससे पहले का सारा पीरियड कहलाता है प्री हिस्ट्री। क्योंकि हमारे कंटेक्स्ट में इंडस के लोग पहले व्यक्ति थे जो लिखना जानते थे, इसलिए हमारा इतिहास शुरू होता है इंडस सिविलाइजेशन से। तो इसकी लिपि भी होती थी, स्क्रिप्ट भी होती थी। ज्यादातर जो लिपि मिली है वो कहां मिली है? सील्स पे मिली है। जो सील्स वगैरह हुआ करती हैं उस पे लिपि इनकी लिखी हुई मिली है। मेजर सोर्सेस सील्स। ये लिपि अभी स्टिल अनडेसाइफर्ड है, अनडेसाइफर्ड है। अभी तक ये पढ़ी नहीं जा सकी है। अभी तक ये सिंबॉलिक होती है। 400 सिंबल्स हैं, उनमें 78 सिंबल्स होते हैं, उन्हीं के परमुटेशन कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इसे कहते हैं पिक्टोग्राफिक। पिक्टोग्राफिक का मतलब है चित्र है। मछली का साइन बहुत दिखाया जाता है, इसका मतलब क्या है हमें नहीं पता। कई बार ऐसा दिख जाएगा एक चीज के ऊपर दूसरी चीज सुपर इंपोजिशन होगा। इस तरीके से बहुत सारे सिंबल्स मिले हैं। क्योंकि ये पिक्टोग्राफिक है और हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, स्टिल इट इज नॉट अंडरस्टूड, इसलिए अभी तक अनडेसाइफर्ड है। इंडस के बारे में हमें काफी कुछ पता है, लेकिन लिखित साक्ष्य क्या कहते हैं इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, इसलिए इनकी लिपि जो है वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। तो स्क्रिप्ट हुआ करती थी लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी है। डिक्लाइन इंडस का हो जाता है। कॉजेस क्या रहे? तो हिस्टोरियंस ने कहा उत्तर पश्चिम भारत से आर्यों का आक्रमण हुआ है। उत्तर पश्चिम भारत से आर्यों के जत्थे आने लगे हैं। आर्य जत्थों में आया करते थे और उन्होंने सिंधु सभ्यता को समाप्त कर दिया। मोहनजोदाड़ो में बहुत सारे कंकाल मिले हैं। कुछ ऐसे कंकाल भी हैं जिन पे कट के निशान हैं। ये मानते थे कि आर्य वॉरिंग ट्राइब्स हुआ करते थे, वॉर करते थे, लड़ाई करते थे, तो शायद उन्होंने तहस नहस कर दिया इंडस सिविलाइजेशन, ये कारण बोलते हैं। आर्यन इन्वेजन जो होता है ये कारण बताया गया। हिस्टोरियंस कहते हैं यदि आर्य इंडस के तुरंत बाद आते, अगर आर्य इंडस के तुरंत बाद आते तो आर्य सिस्टम टिपिकल रूरल हुआ करता था। जो आर्य थे वो तो ट्राइबल सेटअप में रहते थे, और कहां इंडस सिविलाइजेशन अर्बन सेटअप माना जाता है। यदि एकदम इंडस के बाद आर्य आते तो डेफिनेटली जो अर्बन सिस्टम है वो कंटिन्यू हो गया होता। इसलिए आर्यों के आने में और इंडस के खत्म होने में एक लंबा गैप रहा होगा, वरना एक टिपिकल अर्बन सेटअप के बाद हमें बहुत ही प्रिमिटिव रूरल सेटअप दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए आर्यों के इन्वेजन से खत्म हुआ ये तो नहीं पता, इसको नहीं मानते। सबसे इंपॉर्टेंट मान लेते हैं नेचुरल कैलेमिटीज। नेचुरल कैलेमिटीज जो प्राकृतिक आपदाएं थी, जो प्राकृतिक आपदाएं थी उनकी वजह से खत्म हुआ। सिंधु को मोहनजोदाड़ो को 7 बार बसाया गया। जब खुदाई करते हैं तो एलुवियल सॉइल की लेयर मिलती है, फिर हमको मकान दुकान मिल जाती है, स्ट्रक्चर मिल जाते हैं, फिर से सिल्ट मिलती है। इसका मतलब बार बार बाढ़ आती है, बाढ़ जब वापस जाती है मिट्टी छोड़ जाती है, शहर तहस नहस हो जाती है, फिर नया शहर बसाया जाता है। इस बार 7 बार बसाया गया मोहनजोदाड़ो। तो एक कारण तो बार बार बाढ़ होना भी हो सकता है। आज मोहनजोदाड़ो के बहुत दूर बहती है इंडस रिवर, पहले बिल्कुल करीब बहा करती थी, तो एक वजह बाढ़ हो सकती है। दूसरी वजह ये एरिया बहुत सीस्मिक जोन होता है, अर्थक्वेक प्रोन जोन होता है, और ऐसे इंडिकेशन मिल जाते हैं साइंटिफिक स्टडीज से और आर्कियोलॉजिकल स्टडीज से कि वहां बड़े लेवल के अर्थक्वेक आया हुआ होगा, उससे भी डिस्ट्रक्शन हुआ होगा, या और प्राकृतिक कारण थे, मौसम में अचानक बदलाव हुआ हो। इस स्टडी को हिस्टोरियंस बनाते हैं और ये कहते हैं हमें नहीं पता कैसे खत्म हुआ,
लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रोबेबल कारण लगते हैं वो प्राकृतिक आपदाएं लगती हैं। इंडस एंडेड बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज, नॉट बिकॉज ऑफ आर्यन इन्वेजन। 1900 से लेकर 1750 तक का जो पीरियड है, यहां तक आते आते ये पता लगता है कि इंडस सिविलाइजेशन नहीं होता है, कॉटन की खेती नहीं होती है, मेसोपोटामिया से व्यापार नहीं होता है। लगभग इस पीरियड तक मेसोपोटामिया के इंस्क्रिप्शंस में, मेसोपोटामिया बताया था आपको मैंने, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में लगातार मेलुहा, दिलमुन और व्यापार का जिक्र होता रहेगा, लेकिन इस पीरियड के आसपास आकर वो भी इस व्यापार का जिक्र बंद कर देंगे। जो हमारी आर्कियोलॉजिकल स्टडीज से पता लगा कि यहां इन दिनों कॉटन की खेती भी नहीं हो रही है, नगर भी उजड़ चुके हैं, नगर व्यवस्था भी नहीं है और तहस नहस हो चुका है, यही कुछ कॉरबोरेशन वहां से हो जाता है, सपोर्ट मिलता है। वहां भी वो कहते हैं कि हमारा इंडस से कोई संबंध नहीं है। इस डेट को मिलाते हैं तो करीब इसके आसपास पहुंच जाते हैं, तो मान लेते हैं इसके बाद जो मैच्योर सिविलाइजेशन था वो खत्म हो गया। छुटपुट तौर पे इंडस के लोग चलते रहे होंगे, बट जो मैच्योर सिविलाइजेशन था वो इस समय तक आते आते खत्म हो जाता है, ऐसा मान लिया जाता है। हेंस इंडस सिविलाइजेशन केम टू एन एंड, जिसका मैच्योर पीरियड 2600 से 1900 हुआ करता है। दैट इज इंडस सिविलाइजेशन। अब लगभग 1900 से 1300 का जो पीरियड होता है, इसे हम कहते हैं पीरियड ऑफ चाल्कोलिथिक कल्चर्स। ये बस आपको बताने के लिए है, मैं इसको पढ़ा कुछ नहीं रहा हूं इसमें आपको। ये कहलाता है पीरियड ऑफ चाल्कोलिथिक कल्चर्स। माधव दीक्षित बिल्कुल ही हो सकता है, जो भी कारण है बेटा वो प्राकृतिक माने जाते हैं। वो कहते हैं इंडस इसी वजह से खत्म हुआ था, अटैक वटैक हुआ है ऐसा हमें पता नहीं लगता। अब इंडस के बाद जो पीरियड आता है सिविलाइजेशन के बाद, उस पीरियड को हिस्टोरियन कहते हैं इस समय भारत के कुछ हिस्सों में कुछ चाल्कोलिथिक कल्चर्स हुआ करते थे। क्या होते हैं चाल्कोलिथिक कल्चर्स? वो कल्चर्स जो इस्तेमाल करते हैं टूल्स ऑफ कॉपर एंड स्टोन। एक ऐसा कल्चर दिखाई देगा जहां पर जो उनके हथियार हैं वो कॉपर के हैं। चाल्कोलाइट इज द ओर ऑफ कॉपर, लिथ माने होता है पत्थर, कॉपर स्टोन, इनके हथियार जो है वो कॉपर स्टोन की होती है, तो इसे चाल्कोलिथिक एज कह देते हैं। यहां पर एक बात नोट कर लीजिए आप, जैसे कि हिस्ट्री में आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, आपको पता होना चाहिए, पहले लेक्चर में ही बताना चाहिए था बट मैं आज बता देता हूं। एक एज होती है पैलियोलिथिक एज। पैलियो माने होता है ओल्ड, लिथ माने होता है स्टोन। सबसे अर्लीस्ट एज कहलाती है ओल्ड स्टोन एज। ये शुरुआत से चलती है 10,000 बीसी तक। 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक एक एज चली थी जिसे कहते हैं पैलियोलिथिक एज, ओल्ड स्टोन एज, जिसमें स्टोन के क्रूड टूल्स इस्तेमाल होते हैं। इतिहास में एज को बताने के लिए इतिहासकारों ने उनके बनाए हुए उन औजारों को इस्तेमाल करते हैं जिससे जीवन यापन किया जाता था। तो 5 लाख साल से 10,000 बीसी तक जो हथियार इस्तेमाल होते रहे, उनको देख के लगता है कि ये क्रूड स्टोन है, इन पे बहुत ज्यादा कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। जानवर को मारना या जो जंगली जड़ें हैं उनको उखाड़कर खाना ही मानव का जीवन होता था। अभी ये कुछ प्रोडक्शन स्टेज में नहीं पहुंचे हैं। ये सबसे प्रिमिटिव एज मानी जाती है, कहते हैं पैलियोलिथिक एज, ओल्ड स्टोन एज इसे कह देते हैं। इसके बाद आती है मेसोलिथिक एज। ये 10,000 से लेकर 4,000 तक चलती है। मेसो माने होता है मिडिल, लिथ माने होता है स्टोन। मध्य पाषाण काल, एक ऐसा काल आएगा जिसे मध्य पाषाण काल कह देते हैं, क्योंकि इस समय जो स्टोन टूल्स मिले हैं वो पत्थर के ही हैं लेकिन छोटे छोटे हैं। माइक्रोलिथ, बहुत छोटे छोटे पत्थर के औजार हैं। बहुत पतली सी एक ऐसी बनी हुई, पत्थर को बहुत शार्पन कर लिया है, पत्थर पे एज मिल जाएगी आपको, शार्पन कर लिया है। अब हथियार छोटे हैं, हल्के हैं, दूर तक फेंके जा सकते हैं। इन्हें हिस्टोरियंस ने बुलाया माइक्रोलिथ। मतलब अब इंसानों ने
दिमाग लगाना शुरू किया है, अपने जीवन को आसान बनाना शुरू किया है। ऑब्वियसली जब ऐसे छोटे छोटे औजार हैं तो शायद पशुपालन भी होने लगा हो हल्का हल्का, शायद कुछ एग्रीकल्चर भी होने लगा हो, जिसका थोड़ा इंडिकेशन दिखाई पड़ जाता है जो आपको पेंटिंग मिलती है भीमबेटका से। ये भोपाल के आसपास मध्य प्रदेश में होती हैं भीमबेटका पेंटिंग्स। ये मेसोलिथिक एज की पेंटिंग्स है, जहां पर जानवरों के पीछे भाग रहे हैं लोग, उन्हें मारने के लिए भाग रहे हैं। ज्यादातर पेंटिंग यही दिखाती है कि वो जानवरों को मारने के लिए जीवन यापन उनका उससे चलता है। तो मेसोलिथिक एज एक छोटी सी एज पाई जाती है 10,000 से 4,000 बीसी तक। भीमबेटका पेंटिंग जो होती है, जो रॉक शेल्टर्स की पेंटिंग है, प्रिमिटिव पेंटिंग है, प्री हिस्टोरिक आर्ट है भारत की, ये मिलती है इस एज से। और इसके बाद आती है नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज जो कि 4000 से 1800 बीसी तक आती है। 4000 से 1800 बीसी तक आती है। नियो माने होता है न्यू और लिथ माने होता है स्टोन। ये नव पाषाण काल है, ये नव पाषाण काल हुआ करता है। यहां पर हम देखते हैं जो स्टोन टूल्स हैं वो पॉलिश्ड हैं, है तो पत्थर के ही, है तो पत्थर के ही, लेकिन पॉलिश्ड हैं। पॉलिश्ड का मतलब है कि पत्थर को बार बार चमकाकर उसके जो छोटे छोटे बीच में पोर्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाता है। पॉलिश टूल्स हमेशा ड्यूरेबल होते हैं। इस समय के जितने औजार मिलेंगे वो पॉलिश स्टोन टूल्स मिलेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय एग्रीकल्चर भी होने लगा है और एनिमल हस्बेंड्री भी होने लगी है। रूरल लाइफ के दो ही इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशंस होते हैं, पशुपालन एंड एग्रीकल्चर। इन दोनों के साक्ष्य हमें इस पीरियड में मिल जाते हैं। अब ये खेती बाड़ी करने लगे हैं और एक स्थायी जगह पर रहने की कोशिश करने लगे हैं। इसे न्यूलिथिक एज कह देते हैं, जो 4000 से 1800 तक चलती है। इसके बाद आ जाती है चाल्कोलिथिक एज, जिसका पीरियड माना जाता है लगभग 1800 से और 1200-1300 बीसी तक माना जाता है। चाल्कोलिथिक कल्चर इसे मान लेते हैं, चाल्कोलिथिक एज। और इसको आप ऐसे कर लीजिए, मोटे मोटे तौर पे देखा जाए, अगर सिंपल बनाना है तो इसे 1000 बीसी कर लीजिए। यह कहलाता है चाल्कोलिथिक कल्चर, जहां पर अब पत्थर के साथ साथ कॉपर का भी इस्तेमाल हो रहा है। सबसे पहला मेटल जो इस्तेमाल किया मानव ने वो कॉपर होता था। अभी आयरन की बात कहीं नहीं आई है। तो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक और चाल्कोलिथिक, और लास्ट की एज होती है आयरन एज। लास्ट वाली एज कहलाती है आयरन एज। तो लगभग 1000 बीसी के आसपास, 800 बीसी के आसपास हमको आयरन टूल्स के बारे में पता लग जाता है। आयरन टूल्स के बारे में पता लग जाता है, इसे आयरन एज कहते हैं। यही 5 एज होती हैं, यही 5 एज होती हैं हिस्ट्री में, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक, आयरन एज। द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय देम वाज कॉपर, और करीब 1000 या 800 बीसी के आसपास हमें आयरन के इस्तेमाल के साक्ष्य मिलने लगते हैं। इसमें कहीं भी ब्रॉन्ज एज नहीं है, इसमें कहीं भी ब्रॉन्ज एज नहीं बताई मैंने आपको, लेकिन फिर भी बोल देते हैं इंडस सिविलाइजेशन वाज अ ब्रॉन्ज एज कल्चर। इंडस सिविलाइजेशन वाज अ ब्रॉन्ज एज कल्चर। आप इससे ये समझेंगे, इसका मतलब है कि एक ऐसी डिस्टिंक्ट एज बना लेते हैं, इंडस को कह देते हैं, क्योंकि वो कॉपर और टिन को मिलाना जानते थे। उनके बहुत सारे जो हमें औजार मिले हैं या जो भी बर्तन वगैरह मिले हैं या मूर्तियां मिली हैं वो ब्रॉन्ज की बनी हुई हैं, इसलिए कह सकते हैं कि इंडस वाज आल्सो अ ब्रॉन्ज एज कल्चर। अदरवाइज इंडस को रखा जाता है किसमें, चाल्कोलिथिक, लगभग इसमें नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक वगैरह में रख देते हैं। पीरियड वाइज चाल्कोलिथिक नहीं होती है, पीरियड वाइज चाल्कोलिथिक नहीं होती, लेकिन कल्चर वाइज होती है। क्यों? क्योंकि ये कॉपर का इस्तेमाल भी करते थे, ब्रॉन्ज का भी करते हैं, स्टोन का भी करते हैं। पीरियड वाइज रखेंगे तो नियोलिथिक में आ जाएंगी। कभी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए इंडस सिविलाइजेशन बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चर्स, और आपके ऑप्शन में कहीं ब्रॉन्ज एज ना हो, अगर ब्रॉन्ज एज है तो ब्रॉन्ज लगा दीजिएगा, अगर ब्रॉन्ज एज नहीं है, पैलियोलिथिक है, मेसोलिथिक है, चाल्को है, नियोलिथिक है, तो नियोलिथिक मत लगाइएगा, आपका आंसर हमेशा चाल्कोलिथिक होगा। पीरियड वाइज यहां फॉल करेगी, लेकिन सिमिलरिटी वाइज चाल्कोलिथिक में फॉल करती है। इसका सेकंड बेस्ट आंसर चाल्कोलिथिक है, फर्स्ट आंसर इसका ब्रॉन्ज है। ब्रॉन्ज ना हो तो आप सीधे चाल्कोलिथिक लगाइएगा। ये मैंने एजेस आपको जानबूझ के बताई है, ये आपको पता होनी चाहिए। चलिए, उसके बाद आयरन आ जाता है, तो दैट वाज आयरन। दीज आर द एजेस। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई बच्चों?
बेटा आयरन एज 1000 या 800 हिस्टोरिकल पीरियड में ऐसे बोल देते हैं फर्स्ट सेकंड सेंचुरी, हिस्ट्री में बोल देते हैं फर्स्ट सेकंड सेंचुरी में आए थे, और फर्स्ट सेकंड सेंचुरी में कितना फर्क है, 100 साल का फर्क है। लेकिन हिस्ट्री में इतने बड़े पीरियड में इसकी कोई स्टडी में कोई वैल्यू नहीं होती। कभी सेकंड थर्ड सेंचुरी में ऐसा हुआ था, मतलब 200 साल के पीरियड को आपने एक शब्द में लपेट दिया। तो जब मैं 1800 कहता हूं तो बहुत छोटी सी बात है। 1000 या 800 बीसी के आसपास कभी इंडस के लोग कभी आयरन के साक्ष्य में मिल जाते हैं, इसलिए ऐसे मानते हैं। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। यहां पर एक बात नोट कर लीजिए, एक जगह है सिनौली, मेरठ के पास एक जगह है बागपत। यहां पर हाल फिलहाल में खुदाई हुई अभी कुछ पिछले कुछ सालों में, और यहां से हमको बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं जो 2000 बीसी को बिलोंग करते हैं। यहां से हमको बहुत सारे वॉरियर क्लास के लोगों के स्केलेटन्स मिले हैं, सोर्ड मिली है, हेलमेट मिले हैं, और कॉफिन बरियल। ये कहां पर है, मेरठ के पास एक जगह है बागपत, जहां के एक लीडर हुआ करते थे चौधरी चरण सिंह, जो भारत के प्रधानमंत्री भी रहे थे। उनकी वजह से बागपत फेमस हुआ। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों में सिनौली में खुदाई हुई, और सिनौली से हमको बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं। खास बात यह है कि इनके कॉफिन बरियल, मतलब जो बरियल है, स्केलेटन है, वो एक ताबूत के अंदर रखे मिले हैं जिसमें 4 पैर बने हुए हैं। आसपास बहुत सारी कलाकृति या कुछ बर्तन वगैरह रखे मिले हैं। साथ साथ तलवारें मिली हैं जो स्ट्रेट हुआ करती हैं, जिसे लेंस कह देते हैं। हेलमेट मिले हैं, बख्तर मिले हैं जो पहन लेते हैं, ये सब मिले हैं। तो बोला गया है ये वॉरियर क्लास है, ये लड़ाके हुआ करते थे। अब ये वैदिक काल को बिलोंग करते हैं, इंडस को करते हैं, ये स्टडी अभी नहीं पता, लेकिन लगभग 2000 बीसी के आसपास सिनौली के वॉरियर्स हुआ करते थे। तो ये हाल फिलहाल की स्टडी है, सिनौली बागपत में मिली है। ठीक है। वैदिक एज, वैदिक एज का जो पीरियड माना जाता है वो 1500 से 600 बीसी माना जाता है। वैदिक एज ऑल्सो कॉल्ड आर्यन एज, आर्यन एज भी कह देते हैं, इसे आर्यन एज भी कह देते हैं। अब इसके 2 पीरियड हुआ करते हैं, वैदिक एज के 2 पीरियड होते हैं, अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज। 2 पीरियड होते हैं। पहले 500 साल ये कहलाते हैं पूर्व वैदिक काल, बाद के 400 साल ये कहलाते हैं उत्तर वैदिक काल। ये डिवीजन हिस्टोरियंस ने किया है, ये डिवीजन हिस्टोरियंस ने किया है। ये हिस्टोरियंस का डिवीजन हुआ करता है, अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज। टोटल एज चलती है 1500 से 600 बीसी। इनको आर्यन एज भी कहते हैं बिकॉज आर वॉज अ लैंग्वेज। क्यों कहते हैं आर्यन एज? स्पोकन by those who came from southern Europe or Central Asia. अब आर कहां से आए, भारत से बाहर गए या भारत में आए, इस पे बहुत सारी कंट्रोवर्सी है जो कि चल रही है। लेकिन मोटे मोटे तौर पे अगर हम ट्रेडिशनल व्यू के साथ जाएं, जैसे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कहीं सेंट्रल एशिया से कोई पलायन हुआ, उन लोगों का जो बोलते थे भाषा आर्य। हमारे कंटेक्स्ट में आर एक भाषा है, इसलिए किताबों में लिखा मिलेगा आर्यन स्पीकिंग होर्ड्स केम टू इंडिया इन वेरियस फेजेस। आर भाषाई लोगों जत्थों में भारत आते चले गए।
कहां से आए थे? प्रोबेबली सेंट्रल एशिया से आए होंगे, वहीं से इनका पलायन हुआ। एक ब्रांच जर्मनी यूरोप चली जाती है, एक ब्रांच आती है ईरान की तरफ आती है, और ईरान से आ जाती है इंडिया। लंबे समय तक ये ईरान में रहेंगे और आ जाती है इंडिया, और एक ब्रांच चली जाती है यूरोप। अब यूरोप के बहुत सारे देश, ईरान की भाषा पर्शियन और भारत की भाषा संस्कृत, 12 लैंग्वेजेस यूरोप की, जिसमें इंग्लिश है, जर्मन है, इटालियन है, बहुत सारी भाषाएं यूरोप की हैं। एक भाषा ईरान की पर्शियन भाषा, यहां की फारसी भाषा और हमारी संस्कृत भाषा। इनके बोलने में, इनके बोल में, इनके उच्चारण में अगर हम प्रिमिटिव समय में जाएं तो हमको लगता है इनकी कॉमन एंसेस्ट्री हुआ करती है। लिखने का नहीं, लिखना तो लिपि होती है, वो तो कहीं भी अलग अलग हो जाती है, लेकिन हम शब्दों के उच्चारण में जाएं तो ये बहुत कॉमननेस मिलती है। इसलिए हिस्टोरियंस कहते हैं ये भाषा का सिस्टम था, क्योंकि ये जो 14 भाषाएं हैं, यूरोप की 12 भाषाएं, पर्शियन भाषा और संस्कृत भाषा, इनकी कॉमन लैंग्वेज एक कॉमन हुआ करती थी, जिसे इंडो आर्यंस कह देते हैं, लैंग्वेज ऑफ इंडो आर्यंस स्कूल कह देते हैं। उसी में एक भाषा हमारी संस्कृत हुआ करती है। हिस्टोरियंस ने कहा, ऐसा हम इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि ईरान की एक किताब है ज़ेंद अवेस्ता, एक जैसे हमारे यहां गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर प्रीचर हुए, ऐसे ही प्रिमिटिव ईरान में एक जोरोस्टर हुआ करते, जरतुस्त्र हुआ करते थे। उन्होंने जो रिलीजन चलाया उसे जोरोस्ट्रियनिज्म कह देते हैं। उनकी एक होली बुक हुआ कर, इस्लाम बहुत बाद में ईरान में आया, ज़ेंद अवेस्ता या अवेस्ता कह देते हैं। ज़ेंद अवेस्ता शोड लॉट ऑफ सिमिलरिटी विद आवर ऋग्वेद। ज़ेंद अवेस्ता और ऋग्वेद में बहुत सिमिलरिटी मिल जाती है शब्दों के उच्चारण की और इंसिडेंट्स या इवेंट्स की। इसलिए शायद कल्चरली ये लोग कभी एक रहे हो, बाद में पलायन होता चला गया और लोकलाइजेशन होता चला गया। ये सिस्टम कहलाता है दिस थिंग दैट इज इंडो आर्यन सिस्टम, और आर्य भाषाई लोगों का आगमन हुआ। इन्हीं आर्यों ने एक साहित्य का संकलन किया जिसे कहते हैं वैदिक लिटरेचर। इन्हीं आर्यों ने एक साहित्य का संकलन किया। दे कंपाइल्ड अ सेट ऑफ लिटरेचर कॉल्ड वेदास। बेटा आलोक शाक्य पढ़ लो है ना, पढ़ाई कर लो बेटा, इन चीजों को छोड़ दो। हमें एग्जाम से संबंधित जो हमारी चीजें हैं वो हमें पढ़नी है। आप इनमें बिल्कुल मत पढ़ो, ऐसे कमेंट किया भी मत करो कि हम सेंट्रल एशिया से आए, वहां से आए। जो किताबों में लिखा है उसे पढ़ लो। मेरा पर्पज इम्तिहान निकालना है ना। अभी बहुत स्टडीज चल रही है, बहुत सारे व्यू पॉइंट हैं, है ना। छोड़ दो उन्हें, कोई मतलब नहीं उनका। हमारा काम पढ़ाई करना है, पढ़ लेते हैं, है ना। ठीक, आप लोगों से रिक्वेस्ट है ऐसे कमेंट करने से बचिए कि ये कॉन्स्पिरेसी है, वो प्रेसी है, ये प्रेसी है। ये सब प्रेसी मत करिए इस क्लास में। आई एम सो सॉरी टू से दिस, है ना। इस कमेंट्स को बंद करिए अपने, और नहीं समझ में आ रही चीज तो चले जाइए। ऐसे कोई कमेंट मत करिए, सिर्फ पढ़िए प्लीज। वैदिक लिटरेचर, हमारा पर्पस पढ़ाई है, वैदिक लिटरेचर। इन आर्यों ने एक साहित्य का संकलन किया जिसे हम वैदिक साहित्य कह देते हैं। इसमें होते हैं 4 वेद, लिखे गए हैं वेद। वेद पोइट्री है, वेद पोइट्री है। इस पोइट्री का मतलब है कि बहुत से कम शब्दों में ज्यादा बताने की कोशिश की गई। तो जो बाद के आर्य हुए उन्होंने वेदों पर थिंकिंग की, ब्रेनस्टॉर्मिंग की और वेद की समझ को आगे लाए। जब वो वेद की समझ को आगे लाते हैं तो एक साहित्य लिख दिया जाता है, ब्राह्मण साहित्य। एक साहित्य लिख दिया जाता है ब्राह्मण साहित्य, ये भी वैदिक साहित्य में आते हैं। उसके बाद यहां पर तो इन्होंने बताया कि ये जो पोइट्री है ये क्या कहती है, इसका एक्सपेंडेड मीनिंग ये हुआ करता है। आगे चलकर और जो आर्य हुए उन्होंने कहा कि जो वैदिक मंत्र है उनका तात्पर्य ये हुआ करता है। वैदिक मंत्र का फेस वैल्यू पे, सरफेस पे तो आपको लगेगा कि ऐसा ऐसा कर दो, लेकिन सही मायनों में इसका डीप मीनिंग ये हुआ करता है। अगला साहित्य हो जाता है अरण्यक साहित्य, और लास्ट में जो किताबें आ जाती हैं वो कहलाती हैं
उपनिषद्स, वो कहलाती हैं उपनिषद्स। ये चारों सेट ऑफ बुक्स आर कॉल्ड वैदिक साहित्य। वेद, वेदों पे टीका टिप्पणियां, ब्राह्मण, ब्राह्मणों से एडवांस समझ आर्यनक, और मोस्ट एडवांस समझ इज उपनिषद। क्योंकि इस पूरी श्रृंखला में वेदों की छोटी मोटी नॉलेज, वेदों की छोटी मोटी समझ को जब पूर्णतः समझ लिया गया तो समझ को कहते हैं उपनिषदिक थॉट। उपनिषदिक थॉट क्या है? पहले हम वेद को समझ नहीं पाए, जब वेदों पे हमने और समझ बनाई अपनी और प्रॉपर समझ निकल कर आई, उसे कहते हैं उपनिषदिक थॉट। इसलिए इसे वेदांत भी कह देते हैं। वेदों का अंत, मतलब वेदों का अंत का मतलब क्या है? जो वेद संकलन करने वाले कहना चाहते थे, जो वेद संकलन करने वाले कहना चाहते थे, उसको समझते समझते समय लगा और पूर्णतः समझ पाए हैं उपनिषदों में। तो जब हम कहते हैं ये वेदांत हैं, इसका मतलब वेद की समझ अपनी पराकाष्ठा पे आ गई है। द वैदिक थॉट हैज अटेन्ड इट्स मोस्ट मैच्योर्ड लेवल। वैदिक थॉट अपने मोस्ट मैच्योर्ड लेवल पे आ गया, मतलब जो लिखने वालों ने, संकलन करने वालों ने चाहा था बताना, उससे समझ पाए कुछ हम उपनिषदिक थॉट में। इसलिए इसे वेदांत में कह देते हैं। आपके एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आए, कभी भी आपके क्वेश्चन में आए विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स आर कॉल्ड कंक्लूजन्स ऑफ वेदास, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए इनमें से कौन सा साहित्य है जो वेदों का कंक्लूजन कहलाता है, तो आपका आंसर होगा उपनिषद। उपनिषद आर द कंक्लूडिंग पोर्शंस ऑफ वेद। इन चारों सेट ऑफ बुक्स को कहते हैं वैदिक साहित्य। अब इसको समझ लीजिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही सबसे इंपॉर्टेंट हुआ करता है जहां तक वैदिक थॉट की, वैदिक लिटरेचर, वैदिक पीरियड की बात है। ठीक है, चलिए अब पहली किताब वेद, पहले वेद ले लेते हैं। वेद का मतलब होता है संस्कृत में जानना, ज्ञान होना, विद, इसे विद बोल देते हैं। वेदों को अपरुषीय भी कह देते हैं, दैट इज ओरिजिन नॉट फाउंड इन मैन। देखिए इसका मतलब क्या है, वेदों को कहते हैं ये अपरुषीय हैं। इसका मतलब ये है, जैसे और धार्मिक किताबें होती हैं जिनको कहते हैं कि भगवान ने ज्ञान दिया पैगंबरों को, भगवान ने ज्ञान दिया अपने जो उनके अवतार होते हैं उनको, ऐसे ही वेदों में भी ये दैविक ज्ञान था। दैविक ज्ञान था, कुछ ऋषियों के माध्यम से ये प्राप्त हुआ और संकलित होकर आगे आया तो वेद बन गए। इसलिए वेदों का ओरिजिन मैन काइंड में नहीं होता है। देवर कंपाइल्ड बाय मैन, नॉट कंपोज्ड बाय मैन। मानव वेदों का संकलन करता भर था, रचयिता नहीं था। ये तो दैविक ज्ञान है, उसको कंपाइल करके पेश कर दिया कुछ ऋषि मुनियों ने, तो इसे अपरुषीय कहते हैं। मतलब ये डिवाइन नॉलेज है, ये दैविक ज्ञान है, ये देवों की वाणी है जो संकलित होकर मिलती है तो हमको वेद मिलते हैं। तो इसलिए इसे अपरुषीय कहते हैं। मीन्स देवर कंपाइल्ड बाय मैन, नॉट कंपोज्ड बाय मैन। मानव वेदों का रचयिता नहीं था, संकलन करता भर था। और इनको कह देते हैं श्रुति, और इनको बोल देते हैं श्रुति। श्रुति का मतलब है, श्रुति का मतलब होता है हियरिंग। श्रुति का मतलब होता है हियरिंग, सुनना, सुनना। पहले क्या होता था, अभी हम कहते हैं इंडस सिविलाइजेशन में हमें लिपि मिल जाती है, लेकिन वैदिक पीरियड में हमको लिपि नहीं मिलती। बहुत बाद में वेदों को लिखित रूप में लाया गया है, जब 400 बीसी के आसपास ब्राह्मी लिपि का आविष्कार हुआ। उससे पहले लगभग 1000 साल तक ये मौखिक भाषा के जरिए ही आगे चलती रहेगी। जब लिपि इन्वेंट हुई, ब्राह्मी लिपि 400 बीसी में, तब इनका कोडिफिकेशन शुरू हुआ होगा। इससे पहले ये ओरल ट्रेडिशन से, मतलब ऋषि मुनि इन मंत्रों का उच्चारण करते थे, शिष्य सुनते थे, उन्हें कंठस्थ करते थे। इसलिए पोएटिक फॉर्म में है, ताकि ये पोएटिक फॉर्म में जल्दी याद हो जाए और इसी तरीके से ज्ञान आगे बढ़ता रहा। इसलिए इनको श्रुति भी कहते हैं। मतलब वो ज्ञान जो सुनने के माध्यम से आगे बढ़ता रहा, उसे श्रुति कहते हैं। इसका श्रवण ठीक से होना जरूरी है, उसके ठीक से सुनेंगे तभी ये पूरा ज्ञान आगे जा पाएगा। बाद में चलकर ब्राह्मी लिपि आती है, तब कोडिफिकेशन हुआ
ब्राह्मी लिपि का जो एविडेंस है वो लगभग 400 बीसी के आसपास मिल जाते हैं। हमें नहीं पता ब्राह्मी लिपि किसने शुरुआत की थी, पर 400 बीसी के आसपास कभी ब्राह्मी लिपि की हमें एविडेंस मिलने लगते हैं। उसके बाद से हमको लिखित साहित्य भी मिलने लगता है। इसको हम मदर स्क्रिप्ट भी कह देते हैं। ब्राह्मी लिपि को हम मदर स्क्रिप्ट भी कह देते हैं। इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड द मदर स्क्रिप्ट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। इंडियन लैंग्वेजेस की मदर स्क्रिप्ट भी कह देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ये वेद हो गए। अब इनमें सबसे पुराना वेद होता है ऋग्वेद, जो आर्यों के आगमन के साल हैं। इनमें जो पहले 500 साल हैं इसे ऋग्वैदिक पीरियड कहते हैं। पहले 500 साल का पीरियड कहलाता है ऋग्वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक एज जो पहले वाले आए उसे ऋग्वैदिक पीरियड कह देते हैं, क्योंकि ये ऋग्वेद के कंपाइलेशन का काल है। ये एग्जाम में आ जाता है कि कौन सा पीरियड है जिसमें ऋग्वेद कंपाइल हुआ था, तो आप बोलेंगे ये 500 साल है। ऋग्वेद क्या है ऋग्वेद? इट कंटेन्स हिम्स, हाइम्स और हिम्स, जिन्हें सूक्त भी कह देते हैं। इसमें हुआ करते हैं सूक्त, इसमें हुआ करते हैं कलेक्शन ऑफ हाइम्स। बहुत सारे हाइम्स या हिम्स होते हैं, बहुत सारे मंत्र होते हैं, कलेक्शन ऑफ हिम्स। क्या है ये? रिसाइटल इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर्स टू गॉड्स। ऋग्वेद मंत्रों का समूह है। 1028 मंत्रों का समूह है, 1028 सूक्तों का समूह है। और वो जो सूक्त हैं, जो मंत्र हैं, वो किस फॉर्म में है? प्रार्थनाओं के फॉर्म में है। बोला गया है इनका यदि रिसाइटल किया जाएगा, इन प्रार्थनाओं को बोला जाएगा, देन गॉड विल गिव ब्लेसिंग्स टू मैनकाइंड। गॉड विल गिव ब्लेसिंग्स टू मैनकाइंड मतलब मानव दैविक आशीर्वाद लेने के लिए इन मंत्रों का उच्चारण करे, उस उच्चारण से दैविक आशीर्वाद मिलेगा। हेंस इट इज ए कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स। एग्जाम में कभी ऑप्शन आ जाए इनमें से कौन सी बुक्स हैं जो कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स होती हैं, आपका पहला आंसर होगा ऋग्वेद। तो ऋग्वेद इज ए कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स एंड दीज प्रेयर्स आर इन द प्रेज ऑफ गॉड्स। These are in the praise of gods। ऋग शब्द का मतलब होता है संस्कृत में प्रेज। ऋग शब्द का मतलब संस्कृत में होता है प्रेज, इसका मतलब होता है प्रेज। ठीक है, प्रेज कहते हैं। इसलिए ऋग्वेद का मतलब इट इज कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स इन द फॉर्म ऑफ प्रेज। इनको बोलेंगे, गॉड की शान में बोलेंगे, गॉड विल ब्लेस मैनकाइंड विद हिज ब्लेसिंग्स। अब ऋग्वेद का जितना भी कंटेंट है वो 10 बुक्स में बटा हुआ है। ऋग्वेद के 10 वॉल्यूम्स होते हैं, कहलाते हैं मंडल। ऋग्वेद के 10 वॉल्यूम्स होते हैं, कहलाते हैं मंडल। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 किताबें हैं, एक किताब को मंडल कहते हैं। उन्हीं में से मंडल नंबर 2 to 7 ओल्डेस्ट बुक्स होती हैं। शायद सबसे पहले ये संकलित की गई हो। इनको स्टडी करके पता लगता है कि शायद सबसे पहले इनका संकलन हुआ हो। ये ओल्डेस्ट बुक्स होती हैं। मंडल नंबर 1 and 10 ये लेटेस्ट बुक्स हुआ करती हैं। ये शायद सबसे बाद में संकलित की गई हो। तो ऋग्वेद के सबसे पुराने मंडल हैं, मंडल नंबर 2 से 7 होते हैं और ये ओल्डेस्ट बुक्स मानी जाती हैं। और सबसे बाद में, कहने का मतलब है लगभग 1000 बीसी के आसपास मंडल नंबर 1 और 10 का संकलन हुआ होगा। ये जो 2 से 7 के मंडल हैं, इनमें होता है एक मंडल नंबर 3। मंडल नंबर 3 इज इन द नेम ऑफ सेज विश्वामित्र। ये जो 6 किताबें हैं, ये जो मंडल नंबर 2 से 7 हैं, इन्हें फैमिली बुक्स भी कह देते हैं। इन्हें फैमिली बुक्स इसलिए कहते हैं, इनका जो संकलन है, इनका जो कंपाइलेशन है, वो किसी ऋषि या उनकी फैमिली ने किया है, इसलिए इनको फैमिली बुक्स कह देते हैं। जैसे कि मंडल नंबर 3 के जो कंपाइलर थे, जिन्होंने कंपाइल किया, वो ऋषि विश्वामित्र या उनकी फैमिली है। मंडल नंबर 3 में दिया गया है गायत्री मंत्र,
जो गायत्री सूक्त है वो मंडल नंबर 3 में दिया गया है। मंडल नंबर 3 का गायत्री मंत्र इज संग इन द प्रेज ऑफ सन गॉड। ये सूर्य की शान में बोला जाता है, सन गॉड। वहां लिखा है सावित्री, ऋग्वेद में लिखा है सावित्री। सावित्री वो गॉड जिनकी शक्तियां सूर्य जैसी हैं, इसलिए मंडल नंबर 3 में मिलता है गायत्री मंत्र। क्योंकि मंडल नंबर 3 इज इन द नेम ऑफ ऋषि विश्वामित्र, इसलिए जब भी क्वेश्चन आ जाए गायत्री मंत्र वाज कंपाइल्ड बाय हुम, योर आंसर विल बी इट वाज कंपाइल्ड बाय विश्वामित्र। तो जितने मंडल है उसमें सबसे ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मंडल नंबर 3 पूछा जाता है। ये ओल्डेस्ट मंडल है, शायद सबसे पहले कंपाइल किए गए हो ये मंडल्स। तो ये हो जाता है ऋग्वेद। पहले 500 साल में ऋग्वेद पे काम हुआ, मंत्रों का उच्चारण होता है और उससे मैन कैन ऑब्टेन द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। अब आगे चलकर और वेदों का संकलन हो जाता है, जैसे कि सामवेद। सामवेद में क्या होता है? द हाइम्स ऑफ ऋग्वेद। जो ऋग्वेद के हाइम्स हैं, जो ऋग्वेद के हाइम्स होते हैं, जो ऋग्वेद नया कुछ नहीं होता है, जो ऋग्वेद के मंत्र हैं देवर set to a tune and recital as per tune is necessary। अब क्या हुआ? ऋग्वेद के मंत्रों को ही सबसे पहले कंपाइल होते हैं मंडल नंबर 1 से 10, लास्ट में होते हैं मंडल नंबर 1 से 10 सबसे लेटेस्ट है, बीच में होते हैं 8-9। हर मंडल में कुछ कुछ दिया हुआ है। मंडल नंबर 9 इज अबाउट गॉड ऑफ प्लांट्स, जिन्हें सोम कहते हैं। ये इकलौता मंडल है मंडल नंबर 9 जो प्लांट से संबंधित है, सोम गॉड से संबंधित है। कुछ कुछ गॉड्स के संबंधित ये डिफरेंट मंडल्स हुआ करते हैं। 8-9 कभी बीच में कंपाइल हुए होंगे, ठीक है। अब सामवेद में क्या होता है? ऋग्वेद के ही मंत्रों को एक धुन के आधार पर सेट कर देते हैं एंड रिसाइटल एज पर द ट्यून इज नेसेसरी। इन मंत्रों का उच्चारण इस धुन में होना चाहिए, ऐसा बताया गया। प्रैक्टिकली समझें तो संस्कृत बोलने का जो मॉड्यूलेशन होता है, इस तरीके से ऊपर जाएगी वॉइस, फिर नीचे आएगी, इस तरीके से उच्चारण होना चाहिए, शायद वो बताया गया हो। तो हम कहते हैं क्योंकि ट्यून की बात सबसे पहले इसमें हुई है, इसलिए शायद ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक कैन बी एट्रीब्यूटेड टू सामवेद। इंडियन म्यूजिक का जो ओरिजिन है वो सामवेद में मान लिया जाता है। बस कुछ नहीं हुआ, ऋग्वेद के मंत्रों को ही एक धुन के आधार पर सेट कर दिया गया। कहने का मतलब है मंत्र का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, एक मॉड्यूलेशन में ही मंत्र बोले जाते हैं, वो काम होता है सामवेद में। फिर आता है यजुर्वेद, यज्ञ क्रिया का वेद। इट डील्स विद rituals, ceremonies and animal sacrifices। जो कर्म कांड है, जो रिचुअल्स हैं। अब धर्म में क्या हुआ? मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ यज्ञ क्रिया होना भी जरूरी है। यजुस शब्द का मतलब होता है यजुस, ये यजुर है। यजुस शब्द का मतलब होता है यज्ञ क्रिया, मतलब यज्ञों से संबंधित जो वेद है वो कहलाता है यजुर्वेद। रिचुअल्स होने चाहिए, सेरेमनीज होनी चाहिए, पशु बलि कैसे होती है, ये जो कर्म कांड वाला पार्ट है धर्म में, जो एक कर्म कांड शुरू हो गया, यज्ञ क्रिया का होना बहुत जरूरी है, इससे संबंध हुआ करता है यजुर्वेद का। तो यजुर्वेद ने इस चीज को दिया कि हाउ टू परफॉर्म दीज यज्ञ, कैसे कैसे यज्ञ वेदिका बनाई जाएगी, किस समय यज्ञ किया जाएगा, यज्ञ की विधि क्या होनी चाहिए, इससे संबंधित वेद कहलाता है यजुर्वेद। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। यजुर्वेद 2 हिस्सों में हुआ करता है, शुक्ल यजुर्वेद दैट इज व्हाइट एंड कृष्ण यजुर्वेद दैट इज ब्लैक। इसके 2 पार्ट होते हैं, शुक्ल यजुर्वेद एंड व्हाइट यजुर्वेद। इसके 2 हिस्से हो जाते हैं, शुक्ल एंड व्हाइट।
ये दो पार्ट हो जाते हैं। ये होता है यजुर्वेद, मतलब अब उच्चारण के साथ साथ यज्ञ क्रिया संपन्न करना भी जरूरी है फॉर ऑब्टेनिंग ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। गॉड की ब्लेसिंग्स पाने के लिए बिना कर्म कांड के, बिना रिचुअल्स के, बिना पशु बलि के धर्म नहीं चल सकता। धर्म और कॉम्प्लेक्स होता चला जा रहा है। आगे चल के किताब लिखी जाती है अथर्ववेद। इट डील्स विद मैजिकल prescriptions to get rid of diseases। यहां पे बताया गया कि ये कुछ मंत्रों का समूह है, कुछ प्रिस्क्रिप्शंस हैं, मैजिकल हैं, इनके बोलने भर से जो बीमारियां हैं वो दूर भाग जाएंगी, ऐसा बताया गया। प्रैक्टिकली समझें, इट माइट बी सम आयुर्वेदिक प्रिस्क्रिप्शंस which if followed mankind can get rid of their diseases and other things। तो बीमारियों से दूर रहने के ये जो मंत्र हैं इसे कहते हैं अथर्ववेद। ये 4 वेद हुआ करते हैं। हेंस क्योंकि सबसे पहले बात यहां पर मेडिसिन की हुई है, इसलिए इंडियन मेडिसिन सिस्टम का, जिसे आयुर्वेद कह देते हैं, उसकी जो सबसे पहली किताब मानी जाती है दैट इज अथर्ववेद, उसे कहते हैं अथर्ववेद। इंडियन मेडिसिन का जो ओरिजिन है, इंडियन मेडिसिन का ओरिजिन माना जाता है अथर्व वेद से। ये होते हैं 4 वेद, ऋग, साम, यजुर एंड अथर्व। ऋग्वेद लिखा गया पहले 500 साल में, बाकी सारा साहित्य 1000 बीसी के बाद लिखा जाता रहा। ये होती हैं चतुर्वैदिक संहिताएं, 4 वेदों की संहिताएं। अब ये वेद लिख दिए गए, अब आगे बढ़ते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों के? इज इट क्लियर? गॉट? इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अब आ जाते हैं ब्राह्मण लिटरेचर। अब ये ब्राह्मण बुक्स क्या हुआ करती है ये देख लेते हैं। अब ये ब्राह्मण बुक्स क्या होती हैं? ब्राह्मण बुक क्या होती हैं देखिए, मैंने आपको क्या बताया, वेद तो पद्य हुआ करते हैं, वेद तो पोइट्री हुआ करते हैं। ज्यादातर वेदों का भाग जो है वो पोइट्री है ना, कम शब्दों में ज्यादा बताने की कोशिश की गई है। जब इस पे आने वाले आर्यों ने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस लिखे ऑन वैदिक हिम्स, तो ब्राह्मण बन गए। मतलब वैदिक मंत्रों को समझा, उन पे अपना एनालिसिस किया और बिल्कुल प्रोज फॉर्म में लिख दिया कि ये होता है, इसका मतलब ये होता है। जब वेदों को और समझने की कोशिश की, जो साहित्य निकल के आया वो कहलाता है ब्राह्मण साहित्य। मतलब ऐसे समझ लीजिए, वेदों पे जो एक्सप्लेनेशंस लिखे गए, टीका टिप्पणियां लिखी गई, उन्हें कह देते हैं ब्राह्मण साहित्य। जब इन लोगों ने, ये ब्राह्मण साहित्य किताबों का नाम है, किसी व्यक्ति विशेष, वर्ग विशेष से संबंधित नहीं है, ये साहित्य का नाम है। जब इन्होंने ये एनालिसिस किया तो इन्होंने बताया कि वेद ये भी बता रहे हैं कि कैसे किया जाता है एग्रीकल्चर, क्या होता है इरिगेशन सिस्टम, क्या होते हैं वेरियस सीजन्स ऑफ क्रॉप्स, क्या होता है, कैसे चावल उगाया जाता है। चावल उगाने के लिए पहले तो पौध को कहीं बोना होगा, उसके बाद कुछ समय के बाद उसे उखाड़ के दोबारा ट्रांसप्लांट करना होगा। मतलब जितना भी ज्ञान समाज को चाहिए है, वो एग्रीकल्चर का हो, व्यापार का हो या धर्म सूत्र हो जिससे मानव जीवन चलेगा, उसको निकाल के लाने लगे और कहने लगे ये वेदों में निहित था, वेदों में ये इनहेरेंट था, हम निकाल के लाए हैं और इस तरीके से ये चीजें हुआ करती हैं। मतलब जीवन को आगे चलाने के लिए जो ज्ञान था वो वेदों में छुपा हुआ था, उसे समझा और आगे लाके रख दिया ताकि और चीजें होने लगे। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था
गो बैक टू वेदास, वेदास आर द फाउंटेन हेड ऑफ ऑल नॉलेज, सारे ज्ञान का स्रोत वेद हुआ करते हैं, वेदों की ओर लौटो। तो यहां पर यह बताया जाता है जितना भी ज्ञान है हमारा, चाहे वो इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, स्पिरिचुअल हो, कल्चरल हो, सब का भंडार थे वेद, ऐसा बताना शुरू किया इन ब्राह्मण साहित्य ने। मतलब ज्ञान थोड़ा सा बढ़ता हुआ और हमारे जीवन की जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करने लगा ये साहित्य। अब इसमें यह भी होने लगा कि जब पौधा बोया जाएगा, बीज बोया जाएगा, तो यज्ञ होना जरूरी है, यज्ञ होगा इसका मतलब पशु बलि होना जरूरी है। मतलब हर चीज को जीवन के, अगर गर्भ में बालक या गर्भ में जब शिशु का धारण होगा तो उस समय भी यज्ञ होना जरूरी है। बच्चे के गर्भ में पलने के लिए प्रार्थना करना जरूरी है, चाहे वो ये वाली लाइफ हो, चाहे वो मानव जीवन की लाइफ हो। षोडश संस्कारों से जोड़ दिया गया मानव जीवन को। और हमारी जो इकोनॉमिक लाइफ थी, बीज बोने से लेकर फसल को अपकीप करने से लेकर फसल काटने तक, बिना पूजा पाठ की विधि से अलग कुछ नहीं हुआ करता था। ये सब इसमें बहुत ज्यादा होने लगा। तब एक विचार और बना, उस विचार को कहते हैं अरण्यक लिटरेचर। अरण्य माने होता है फॉरेस्ट, अरण्य माने होता है फॉरेस्ट। अब इस समय जो थिंकर्स आए, इस समय जो लोग आए, उन्होंने कहा ये गलत समझ में आ रहा है आपके कि मानव जीवन में षोडश संस्कार हो और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक लाइफ हो, उसमें भी होना चाहिए। ये आपकी गलत समझ है, वैदिक मंत्र ऐसा नहीं बताना चाहते, ये आपका रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है। इसलिए वेदों को आप अगर सतह पे समझेंगे, ये सतही ज्ञान है जो आप कह रहे हैं कि हर लेवल पे ऐसा ऐसा होना चाहिए, इनके गहरे मीनिंग में जाना होगा। और वेदों को गहराई से समझने के लिए हमको एकांत चाहिए फॉरेस्ट का। तो वो ज्ञान which was understood in the solitude of forest came out to us in the form of अरण्यक साहित्य। इसलिए कह देते हैं अरण्यक साहित्य डील्स विद आपको ऑप्शन में यही लिखा मिलेगा, जो वेदों का रहस्यवाद है, मिस्टिसिज्म, जो वेदों का रहस्यवाद है, मतलब वो नॉलेज जो आपको समझनी होगी, जो लिखित समझ रहे हैं उससे मीनिंग यही निकल के आ रहा है कि पशुओं को मार दो, इसका मतलब शायद कुछ और है। मतलब जो फिलोसॉफिकल डायरेक्शन देना शुरू किया इस ज्ञान को, वो होता है अरण्यक साहित्य में। तो मतलब क्वेश्चन में आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स डील्स विद द मिस्टिसिज्म इनहेरेंट इन द वैदिक लिटरेचर, तो आपका आंसर हो जाएगा अरण्यक साहित्य। इन्होंने इस धर्म को नई दिशा दे दी और इन्होंने कहा ये सब हो रहा है गलत है, इसका कुछ और दूसरा मीनिंग भी हो सकता है। वो जो दूसरा मीनिंग है जिसकी दिशा इन्होंने दिखाई, उसे कह देते हैं उपनिषद। ये जो दिशा चेंज हुई थी टिपिकल रिचुअलिस्टिक रिलीजन से, जो स्पिरिचुअल रिलीजन की दिशा चेंज हुई थी, वो हुई थी इसमें। इसलिए कह देते हैं वेदों के थॉट और उपनिषदों के थॉट के बीच में जो ब्रिज के तौर पे काम करती हैं किताबें, उन्हें कहते हैं अरण्यक लिटरेचर। तो अरण्यक लिटरेचर की जो शुरुआती विचारधारा थी, वो जब परिपक्व हो जाती है, मैच्योर्ड हो जाती है, अपने पराकाष्ठा क्लाइमेक्स पे पहुंच जाती है, उसे कहते हैं औपनिषदिक साहित्य। औपनिषदिक साहित्य क्या होता है ये? उपनिषद शब्द का मतलब होता है सिट नियर, समीप बैठना। उपनिषद शब्द का संस्कृत मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग होता है समीप बैठना, सिट नियर ऑब्वियसली द फीट ऑफ योर टीचर। अपने टीचर के समीप बैठो। टीचर विल शो यू द राइट काइंड ऑफ पाथ एंड द राइट काइंड ऑफ पाथ इज पाथ ऑफ नॉलेज। गुरु के पास जाओ, उनके समीप बैठो, एंड द टीचर विल शो यू द राइट काइंड ऑफ पाथ। राइट काइंड ऑफ पाथ ज्ञान मार्ग है। ये जो कर्म कांडीय मार्ग है, ये आपको गॉड की ब्लेसिंग्स नहीं दिखाएगा। सही मार्ग पे चलना जरूरी है और ये बता पाएगा आपको टीचर। तो सिट नियर द फीट ऑफ योर गुरु, गुरु विल शो यू द राइट काइंड ऑफ पाथ। राइट काइंड ऑफ पाथ इज path of knowledge and the right knowledge is faith in universal soul। अब देखिए, इन्होंने परेशान करना शुरू कर दिया, इन्होंने कठिन बना दिया सब कुछ। इन्होंने कहा हुआ करती है एक
यूनिवर्सल सोल। अब इन्होंने कहा सही ज्ञान क्या है? सही ज्ञान ये नहीं है कि मैं यज्ञ कर दूं, ये हो जाए, वो हो जाए, मेरे जीवन में ये हो जाए। सही ज्ञान है कि एक हुआ करती है यूनिवर्सल सोल, ब्रह्म आत्मा। जितनी और आत्माएं हैं वो इस ब्रह्म आत्मा का एक अंश भर हैं। दीज ऑल आर एलिमेंटल यूनिट्स ऑफ दिस यूनिवर्सल सोल। ये जो मानव शरीर में आत्मा व्याप्त है, पशु शरीर में आत्मा व्याप्त है, ये स्ट्रगल कर रही है इस पूरे पिंजड़े से बाहर आने की, ताकि इसको मिल जाए साल्वेशन। इन्होंने मानव को बिल्कुल ही कॉम्प्लेक्सिटी में डाल दिया, बहुत कठिन बातें बता दी। ये सब छोड़ो, do not go into the pursuit of these kinds of material collection, rather go for spiritualism, because you are a small part. आप एक अंश भर हैं किसका? परम आत्मा का। और आपका जो स्ट्रगल है वो अपने ओरिजिन में वापस जाना है। अगर आप सही ज्ञान लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो पाथ कौन है जिससे आप अपने ओरिजिन में पहुंच जाए, जहां से निकले थे, जिसका अंश है वही वापस पहुंच जाए। अगर वापस पहुंच जाएंगे तो आपको मिल जाएगा साल्वेशन। तो राइट काइंड ऑफ एम इन योर लाइफ इज टू अटेन मोक्षा, and to attain moksha, killing of animals, performing yajna, etc. will not do anything. What can do something for you is to have right kind of faith in the right kind of knowledge, is the crux of Upanishad. ये होता है उपनिषदों का क्रक्स। इसमें बात की गई है यूनिवर्सल सोल की और मोक्ष जैसी चीजों की। यही बात करते हैं कि रीबर्थ हुआ करती है, आत्मा का ट्रांसमाइग्रेशन होता है। ये सारा कंटेंट होता है उपनिषदों का। इसलिए अगर आपके एग्जाम में किताब क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पुरानी फिलॉसफी की किताबें कौन सी हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ओल्डेस्ट बुक्स ऑन इंडियन फिलॉसफी, तो आप बोलेंगे दीज आर द उपनिषद। भारतीय धर्म का जो फिलॉसफिकल एंगल है, जो कर्मकांडीय धर्म है, वो वेद उपनिषद में मिल जाएगा, और जो उसका स्पिरिचुअल पार्ट है वो मिलता है उपनिषदों में। तो ये किताबें कहलाती, दीज आर द ओल्डेस्ट बुक्स विच डील विद फिलॉसफी, दीज आर फिलॉसफी। अब इसमें होता है एक मुंडक उपनिषद। वैसे तो माना गया 108 उपनिषद हुआ करते हैं, वैसे तो माना गया 108 उपनिषद होते हैं। 12-13 पर शंकराचार्य ने टिप्पणी लिखी थी, लेकिन 108 माना जाता है कि हुआ करते हैं। उन्हीं में एक हुआ करता है मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद में ही बोला गया है सत्यमेव जयते, ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ्स, सत्य की ही जीत। ये मुंडक उपनिषद में दिया गया है, सत्य की ही जीत, ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ्स। और एक उपनिषद होता है कठ उपनिषद। यहां पर यम, गॉड ऑफ डेथ यम, और बालक नचिकेता का संवाद दिया हुआ है, इसलिए इसका एक नाम कठोपनिषद भी है। कभी कठोपनिषद लिखा आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कठ उपनिषद, कठोपनिषद। नचिकेता, बालक नचिकेता बहुत इंक्विजिटिव है, वो यम से बहुत सारी बातें करता है, क्या डेथ होती है, क्या बर्थ होती है, क्या रीबर्थ होती है। जो यम ने बताया इस बालक नचिकेता को, वही बेसिकली फिलॉसफी है हिंदू धर्म की, जो हिंदू स्पिरिचुअलिज्म है वर्ल्ड में माना जाता है। ये दो जो उपनिषद हैं ये ज्यादा आ जाया करते हैं, ये कहलाते हैं उपनिषद। मतलब जो फिलोसॉफिकल डायमेंशन है हिंदू रिलीजन की, दैट इज कॉल्ड उपनिषद। आगे चल के देखेंगे आप इस उपनिषदिक थॉट को, जिसमें यह बोला गया हर मानव आत्मा परम आत्मा का अंश भर है। विवेकानंद ने इसको, स्वामी विवेकानंद ने इसको प्रैक्टिकल रूप दे दिया। आगे चल के स्वामी विवेकानंद ने इसको प्रैक्टिकल रूप दे दिया और उन्होंने एक आरके मिशन बनाया। उनके गुरु हुआ करते थे रामकृष्ण मिशन, और इसका नारा ये था, सर्विस टू गॉड, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। मानव सेवा, माधव सेवा, नर सेवा,
नारायण सेवा। स्वामी विवेकानंद ने अपना जो आरके मिशन था, रामकृष्ण मिशन था, उसको बोला ही ये कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज एन एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल बीइंग। जितने भी मानव आत्माएं हैं यूनिवर्सल बीइंग का पार्ट है, इसलिए गॉड की सेवा करनी है तो मानव सेवा करनी चाहिए। मानव सेवा, माधव सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा। सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। ये जो आरके मिशन था, ये औपनिषदिक फिलॉसफी का प्रैक्टिकल डायमेंशन है जो आगे चलकर समाज को दिया स्वामी विवेकानंद ने, कि मानवता की सेवा करना गॉड की ऑटोमेटिकली सेवा हो जाती है। दीज आर द बुक्स कॉल्ड उपनिषद। ये कहलाता है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य समझ में आ गया बच्चों? गॉट? ये समझ में आ गया? उपनिषदों का बेटा कोई टाइम नहीं है, ये सब के सब लेटर वैदिक पीरियड से लेकर और अर्ली एडी ईयर्स तक लिखे गए हैं। कोई किसी बिल्कुल टाइम बताना बहुत, किसी के लिए भी बताना इम्पॉसिबल है किस समय का हुआ करता है, लेकिन ये बहुत इस समय से लेटर वैदिक पीरियड से शुरू हो जाएंगे और बहुत बहुत तक लिखे जाते रहेंगे। चलिए अब आ जाते हैं। अब देखिए, ये तो आपको वेद बता दिए जिसमें वेद हैं, उपनिषद है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद हैं। अब वेदों की सपोर्ट में एक साहित्य और लिखा गया, उसे कहते हैं वेदांग। वेदों के अंग, इन्हें कहते हैं वेदों के अंग। ये 600 बीसी के बाद लिखे गए, ये पोस्ट वैदिक पीरियड में लिखे जाते हैं। इन्हें कहते हैं वेदों के अंग, लिम्स ऑफ वेदास। वेदों के अंग क्या है ये? अब पहले लिख लीजिए फिर बताता हूं। पहला वेदांग है शिक्षा। इट डील्स विद फोनेटिक्स। पहली किताब का नाम है वेदांग। वेदांग, पहला वेदांग क्या है? शिक्षा। शिक्षा डील्स विद फोनेटिक्स। व्हाट इज फोनेटिक्स? कौन भाषा बोली कैसे जाती है, जो भाषा का प्रोनाउंसिएशन की साइंस है, वो कहलाती है शिक्षा। कहने का मतलब है वेदों में उच्चारण पे बहुत बल दिया गया। उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। सही मायनों में देखा जाए, संस्कृत बोलने के लिए संस्कृत बोलना सीखना बहुत जरूरी है। बिना बोलने की ट्रेनिंग लिए संस्कृत का शुद्ध उच्चारण बहुत डिफिकल्ट हुआ करता है। प्रैक्टिकली समझें तो शिक्षा का मतलब है कि संस्कृत भाषा बोली कैसे जानी है, उसकी ट्रेनिंग की किताब कहलाती है शिक्षा। ये पहला वेदों का अंग है वेदांग। इट डील्स विद फोनेटिक्स, साइंस ऑफ स्पीच, ऑफ लैंग्वेज की जो स्पीच होती है, उसे बोलने की जो विधि है, उसे कहते हैं शिक्षा। सेकंड है कल्प। सेकंड होती है कल्प। इट डील्स विद रिचुअल्स एंड सेरेमनीज। जितना कर्मकांडीय पार्ट था रिलीजन का, जितना कर्मकांडीय पार्ट रिलीजन का है, उसे सेग्रीगेट करके एक अलग किताब में रख दिया गया। जो कर्मकांडीय पार्ट है उसे कहते हैं कल्प। इसी कल्प में एक छोटी सी किताब मिलती है जिसे कहते हैं शुल्व सूत्र। शुल्व सूत्र, इट इज द अर्लीस्ट बुक इन इंडियन लिटरेचर। ये जो किताब है कल्प, इसका एक बहुत छोटा सा पार्ट है, उसका नाम है शुल्व सूत्र। ये पहली किताब है पूरे भारतीय साहित्य में जो सिर्फ गणित पे है, सिर्फ ज्योमेट्री पर है। इट इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ कल्प सूत्र। जैसे कि ये बता दिया गया, कई यज्ञों में यज्ञ वेदिका का स्क्वायर होना जरूरी है। कई वेदों में यज्ञ वेदिका का या यज्ञों में स्क्वायर होना जरूरी है। अगर आपको स्क्वायर बनाना है तो आप डायगोनल्स को बाइसेक्ट कराइए और उनकी वर्टिसेस को जोड़ देंगे, तो जो इसका आउटकम होगा वो स्क्वायर होगा ही होगा। इस तरीके की चीजें मिलने लगेंगी और इनका जो डेवलपमेंट है वो कर्म कांड या धर्म के बैकग्राउंड में ही होता है। तो ये शुल्भ सूत्र स्मॉल स्मॉल अटैचमेंट टू अ बुक कॉल्ड कल्प सूत्र और कल्प, which is the dedicated earliest book on mathematics and geometry. थर्ड कहलाती है निरुक्त, origin of words
ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, संस्कृत में कैसे शब्दों की उत्पत्ति होती है, संस्कृत में कैसे शब्दों की उत्पत्ति होती है, इसे कहते हैं निरुक्त। कैसे शब्द बने, ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, अंग्रेजी में बोल देते हैं एटिमोलॉजी। जो वर्ड्स की रूट्स हुआ करती हैं, एटिमोलॉजी, तो इसको कहते हैं निरुक्त। कैसे संस्कृत में शब्द बने, ओरिजिन ऑफ वर्ड्स इन संस्कृत, और स्टडी ऑफ देयर रूट्स। और इन शब्दों को अगर किसी नियमों से बांध दिया जाए तो व्याकरण, ये शब्द अलग थलग पड़े रहे तो शाब्दिक अर्थ दे देंगे, ये शब्द अलग थलग पड़े रहे तो शाब्दिक अर्थ दे देंगे, पर इन शब्दों को अगर नियमों से जोड़ दिया जाए तो मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा, उसे कहते हैं ग्रामर। दैट इज, इन शब्दों को जोड़ने की जो साइंस होती है वो होती है ग्रामर, ताकि मीनिंगफुल सेंटेंस बने। अदरवाइज तो शब्द एक शाब्दिक अर्थ दे देगा, शब्दों को जोड़ देंगे तो और ज्यादा मीनिंग निकल आएगा और ज्ञान निकल आएगा। व्याकरण, क्योंकि वेदों का साहित्य पूरा पोइट्री है, तो पोइट्री के नियम कहलाते हैं छंद, रूल्स फॉर कंपोजिशन ऑफ पोइट्री। क्योंकि वेदों का जो संकलन है वो पोइट्री के तौर पे हुआ है, तो पोइट्री के कंपाइलेशन के नियम कहलाते हैं छंद, पांचवा वेदांग, और छठा वेदांग कहलाता है ज्योतिष। ज्योतिष का मतलब एस्ट्रोलॉजी नहीं होता है, यहां ज्योतिष का मतलब है एस्ट्रोनॉमी। यह एस्ट्रोनॉमी, ध्यान दीजिएगा। ज्योतिष का मतलब आज के कंटेक्स्ट में कहलाता है एस्ट्रोलॉजी, लेकिन इसका जो उस समय का कंटेक्स्ट है कहलाता है एस्ट्रोनॉमी। ये यज्ञ तब संपन्न हो सकता है जब ग्रहों की प्लेसमेंट कुछ ऐसी हो, मतलब ये भी कर्म कांडों से जोड़ दिया गया, इसे कहते हैं उस समय एस्ट्रोनॉमी, नॉट एस्ट्रोलॉजी। ये 6 किताबें कहलाती हैं वेदों के अंग। बहुत शॉर्ट में समझें, अगर वैदिक कंटेंट को समझना है, वेदों की साइंस को समझना है, वैदिक भाषा को समझना है और आगे ले जाना है, तो पहले इन किताबों का अध्ययन करो। ये हेल्प बुक्स हैं, सपोर्ट बुक्स हैं, इनकी मदद से ही वेद आगे बढ़ पाएंगे। ये अंग हैं, शरीर में अंग नहीं होंगे तो शरीर आगे नहीं बढ़ पाएगा। वेद रूपी शरीर को आगे ले जाने के लिए जो उसके अंग हैं वो ये 6 किताबें होती हैं, उस ज्ञान को आगे ले जाने के लिए इनका अध्ययन जरूरी है। ये कहलाते हैं वेदांग साहित्य। यहीं पर आप नोट कर लीजिए, कुछ किताबें होती हैं उपवेदास। हो सकता है एग्जाम में ना आए, बट वेदों की बात हो रही है तो एक छोटा सा और ऐड कर लीजिए। एक होता है आयुर्वेद, इट डील्स विद इंडियन मेडिसिन सिस्टम। ये सब बात के डेवलपमेंट है, ये सब बहुत बाद के डेवलपमेंट है, कोई इनका पीरियड नहीं है, बट ये पोस्ट वैदिक पीरियड के बाद के डेवलपमेंट है। आयुर्वेद, धनुर्वेद, वॉरफेयर, गंधर्व वेद, डांस म्यूजिक एंड शिल्प वेद। आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इन्हें उपवेद कह देते हैं। इन चारों किताबों को उपवेद, वेदों की एकदम श्रेणी में नहीं रखते हैं, उपवेद कह देते हैं। आयुर्वेद मेडिसिन से डील करती है, धनुर्वेद वॉरफेयर की किताब है, कैसे वॉरफेयर होती है, क्या नियम। गंधर्ववेद डांस ड्रामा म्यूजिक से संबंधित किताब है, और शिल्प वेद आर्किटेक्चर की किताब है। ये 4 किताबें कहलाती हैं उपवेद। ये सारा साहित्य है वेदों का, चाहे वो 4 वेद हो, उनसे संबंधित और टीका टिप्पणियां हो, या वेदांग हो, या उपवेद हो, ये सारी किताबें मिला के वैदिक साहित्य एंड एलाइड साहित्य कहलाता है, उससे संबंधित साहित्य हुआ करता है। ठीक है। अगर वेदों का ज्ञान समझना है, आगे बढ़ाना है, तो वेदांगों का अध्ययन जरूरी है। हेल्प बुक्स है, मुझे अगर कठिन किताब पढ़नी है तो पहले डिक्शनरी से मीनिंग देख लूंगा,
उससे समझूंगा तो मैं मेन किताब को पढ़ पाऊंगा। अदरवाइज अगर नहीं करेंगे तो ये ज्ञान यही सीमित रह जाएगा। इस बॉडी को आगे ले जाना है तो अंग होने जरूरी है। बॉडी में अंग नहीं होंगे तो बॉडी मूव नहीं कर पाएगी। वैदिक ज्ञान आगे नहीं जा पाएगा यदि इनका सहायता नहीं ली जाएगी। हेल्प बुक्स ऐसे समझ लीजिए। चलिए ठीक है, ये हो गया वैदिक साहित्य। अब इनके कल्चर पे आ जाते हैं। शॉर्ट में कल्चर समझ लेते हैं। पहले अर्ली वैदिक एज। बार बार डेट लिखता हूं ताकि आपको याद हो जाए। अर्ली वैदिक एज, अब इसके बारे में समझ लेते हैं। इसके बारे में जानने के लिए हमारे पास एक ही सोर्स है, उसे कहते हैं ऋग्वेद। अर्ली वैदिक एज के बारे में जानने के लिए हमारे पास एक ही सोर्स है जिसे कहते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद हमें बताता है कि जो पहले वाले आर्य थे वो भारत के किस हिस्से में रहा करते थे। मतलब ये आपको मैं ये बताने जा रहा हूं कि ऋग्वेद के जो लोग थे, पहले वाले आर्यंस थे, वो भारत के किस हिस्से तक सीमित थे। क्या पूरे भारत में आ गए थे या एक ही हिस्से तक सीमित थे, वो ऋग्वेद से ही पता लगता है। ये कहते हैं आर्य कि हमारा जो एरिया है जहां हम निवास करते हैं, जो आर्यों का रीजन है, उसका नाम रखते हैं ये सप्त सिंधु और सप्त सैंधव। सप्त सिंधु या सप्त सैंधव, जो फ्रेज इस्तेमाल हुआ है आर्यों ने अपने निवास स्थान के लिए, जो फ्रेज इस्तेमाल किया है उसे कहते हैं सप्त सिंधु और सप्त सैंधव। दैट इज लैंड ऑफ 7 रिवर्स। 7 नदियां जहां बहती हैं वहां निवास करते हैं, और 7 नदियों का क्षेत्र जहां 7 नदियां बहती हैं वहां निवास करते हैं आर्य। मतलब ये उन 7 नदियों की बात कर रहे हैं जिनमें प्रमुख नदी है इंडस, जिसे ऋग्वेद में बोला गया है सिंधु नदी। इंडस रिवर सबसे इंपॉर्टेंट। इंडस रिवर का ऋग्वैदिक नाम है सिंधु। इंडस रिवर का ऋग्वैदिक नाम है सिंधु, इसे सिंधु कह देते हैं। इस सा को, ये जो सा की साउंड है, इस सा की साउंड को पर्शियो अरेबिक ट्रेडिशन में ईरान के लोगों ने, वेस्ट एशिया में वो सा को हा बोलते थे। उनकी नजर में रिवर का नाम हुआ हिंदू, और इस हिंदू नदी के पार जो रहते हैं वो कहलाए हिंदू। हिंदू इज अ वर्ड ऑफ ज्योग्राफिक ओरिजिन। एक नदी का नाम दुनिया के कुछ लोग लेते थे हिंदू। वो सिंधु को हा बोलते थे, वहां सा को हा बोला जाता था, तो नाम हो गया सिंधु। पर्शियन लोगों ने इसका नाम ले लिया सिंधु नदी को हिंदू नदी, तो नाम हो गया हिंदू। दूसरी रिवर होती है झेलम, वितस्ता। झेलम को ऋग्वेद ने बोला है वितस्ता। झेलम नदी का ऋग्वैदिक नाम है वितस्त। चेनाब, असिकनी। चेनाब नदी का नाम है असिकनी। चेनाब नदी को कहते हैं असिकनी। रावी को कहते हैं परुष्णी। रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम है परुष्णी। सतलुज का नाम है शुतुद्री। ब्यास नदी का नाम है विपासा नदी। इंडस नदी, 5 नदियां पंजाब की, झेलम, वितस्त, चेनाब, असिकनी, रावी, पारुष्णी, सतलुज, शुतुद्री, ब्यास, विपासा। 7वीं नदी या तो अफगानिस्तान की नदी काबुल है, जिसे ऋग्वेद में बोला गया है कुबा। 7वीं नदी आर्यों के जीवन में रही होगी इंपॉर्टेंट, राजस्थान, अफगानिस्तान की नदी काबुल, जिसे ऋग्वेद ने बोला है कुबा। और 7वीं नदी रही होगी
सरस्वती, सरस्वती, और सातवीं नदी रही होगी सरस्वती, जहां पर आज घग्गर नदी बहती है। सरस्वती तो विलीन हो गई। मोटे मोटे तौर पे समझें, जो 500 साल का पीरियड है, आर जब भी जो बात करते हैं अपने जीवन की, वो इसी क्षेत्र के आसपास बात करते हैं। अभी हम ये कह दें कि वो गंगा यमुना रीजन में आ गए हैं, या पेनिनसुलर इंडिया में चले गए हैं, या ऊपर कहीं चले गए हैं, ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। इनके जीवन का पूरा जो एरिया, क्षेत्र है, फैलाव है, वो काबुल नदी से सरस्वती नदी के बीच में ही दिखाई पड़ता है। गंगा यमुना के दो या और एक उल्लेख हुए हैं, मतलब ऋग्वैदिक आर्यंस का जीवन अभी नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में नहीं गए हैं, ये उधर ही उत्तर पश्चिम तक सीमित हैं। गंगा यमुना का उल्लेख ऋग्वेद में है तो, लेकिन ना के बराबर है। दो उल्लेख गंगा के, एक यमुना या तीन यमुना के, इससे ज्यादा उल्लेख नहीं होता है। इसलिए उत्तर पश्चिम भारत तक पहले वाले आर्य रहते हैं। इसको कहते हैं सप्त सिंधु। उन्होंने बोला है हमारे रहने की जगह को हम कहते हैं सप्त सिंधु, सप्त सिंधव प्रदेश। समझ में आ गया? सरस्वती रिवर की एक ट्रिब्यूटरी होती है दृशावती, दृशाद्वती एक होती है दृशाद्वती। ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये सरस्वती की है। तो ये भी कह देते हैं ये सरस्वती दृशावती का जो क्षेत्र है, यहां से लेकर अफगानिस्तान तक का क्षेत्र आर्यों का क्षेत्र होता है। यहीं पर आर्यन सिस्टम डेवलप हुआ है। इस क्षेत्र का नाम वो लेते हैं सप्त सिंधव रीजन। ये बात समझ में आ गई? सबसे मुख्य रिवर वो कहते हैं रिवर पार एक्सीलेंस, दैट इज इंडस रिवर। अब इनके कल्चर पे आते हैं, तो इनकी पॉलिटी के बारे में जानते हैं। कुछ दो दो तीन तीन पॉइंट इनके कल्चर के बारे में जान लेते हैं, किसी फॉर्म में एग्जाम में आ जाएं। होती है ट्राइबल पॉलिटी, ऋग्वैदिक पॉलिटी होती है ट्राइबल। संस्कृत में ट्राइब को जन कहते हैं, संस्कृत में ट्राइब को जन कहते हैं, संस्कृत में ट्राइब को जन कहते हैं। और जन वॉज लेड बाई ए चीफ कॉल्ड राजन। संस्कृत में कबीले को जन कहते हैं, और जन का जो चीफ होता था वो होता था राजन। जन का चीफ कहलाता था राजन। राजन यूज्ड टू लुक आफ्टर द ट्राइबल अफेयर्स। ये कबीला है, कबीले का सरदार है। He used to look after the tribal affairs with the help of assemblies called सभा एंड समिति। सभा एंड समिति बहुत इंपॉर्टेंट असेंबली मानी जाती थी। वो सभा समिति की मदद से इन ट्राइबल अफेयर्स को चलाया करता था। ये सिस्टम कहलाता है ट्राइबल सिस्टम, ये कहलाता है ट्राइबल पॉलिटी। कहने का मतलब है ट्राइब के सारे लोग इसमें शामिल होते हैं, ट्राइब के सारे लोग इसमें शामिल होते हैं। डेमोक्रेटिक वे से सब मिलजुल कर बातचीत करके अपने ट्राइबल अफेयर्स के फैसले करते हैं। हाँ, अपनों में से एक को ये जो ट्राइबल लोग हैं, ये अपनों में से एक को चुन लेते हैं अपना राजन। इस राजन के पास कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं है। इस राजन के पास कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं है, ना ही इसके पास कोई मंत्री परिषद होती है। ये मैं आपको जानबूझ के बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि आप मीनिंग समझने लगे। आगे चल के जब हम स्टेट फॉर्मेशन की बात करेंगे तो ये चीजें उस समय समझ में आ जाएंगी कि हाँ ऐसा था, अब ऐसा होने लगा है। कहने का मतलब है अभी कबीला, अगर दूसरे कबीले से कोई लड़ाई होती है
जो कि बार बार वेद में मिलता है। वेदों में बार बार ट्राइब्स आपस में लड़ती रहती हैं, ये वॉरिन ट्राइब्स हुआ करती थी। मिलिट्री कैरेक्टर ज्यादा दिखाया गया है ऋग्वेद में। दे यूज्ड टू फाइट अगेंस्ट वन अनदर। अगर किसी ट्राइब से वॉर होती है तो ये सभी ट्राइब, उस समय सारे ट्राइब के लोग मिलके आर्मी बन जाते हैं और सभी मिलके इस ट्राइब को चलाते हैं। अभी ये कह दें कि राजन के पास एक मंत्री परिषद है, उसके पास एक स्टैंडिंग आर्मी है, वो खुद किंग है, ऐसा सिस्टम नहीं होता था। जब भी ऐसा सिस्टम होगा इसे कहते हैं ट्राइबल पॉलिटी। जो पहली गवर्नमेंट भारत में बनी हुई दिखती है वो टिपिकल ट्राइबल पॉलिटिकल सिस्टम हुआ करता था। ये वहां की ट्राइबल सिस्टम है। सभा समिति बड़ी इंपॉर्टेंट ट्राइबल असेंबलीज मानी जाती थी। इनकी इकोनॉमी इनकी इकोनॉमी कहलाती है पास्टोरल इकोनॉमी बेस्ड ऑन पास्चर लैंड। इसका मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब क्या है। क्योंकि ये ट्राइबल्स हैं और ये खाना बदोशीय जीवन जीते हैं, ये एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं, ये वहां यहां मूव करते रहते हैं, इसलिए इनका मेन ऑक्यूपेशन होता था पशुपालन, कैटल रियरिंग। पशुपालन इनका मेन ऑक्यूपेशन है और पशुपालन के लिए चारगाह भूमि सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जहां इनको हरी भरी चारगाह भूमि दिखती है वहीं डेरा डाल देते हैं। जब भी ऐसा होता है कि लोग खाना बदोशीय होते हैं, माइग्रेशन के सिस्टम में रहते हैं और जहां चारगाह भूमि हरी भरी है वहीं कुछ समय के लिए रहने लगेंगे, इस जीवन को कहते हैं पेस्टोरल लाइफ। ऐसी इकोनॉमी को कहते हैं पेस्टोरल इकोनॉमी, जो पास्चर लैंड्स की अवेलेबिलिटी पे चलती है। पास्चर लैंड मतलब चारगाह भूमि। तो पहले वाले आर्य कोई स्थायी जीवन नहीं जी रहे थे, वो मूव पे रहते थे क्योंकि उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है, कैटल रियरिंग। जब भी आप कभी पढ़ें कि ये इकोनॉमी पेस्टोरल इकोनॉमी थी, आप समझ लीजिए उनका मेन ऑक्यूपेशन पशुपालन हुआ करता था। पशुपालन पे ज्यादा ध्यान हुआ करता था। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल इन द ऋग्वेद वाज काउ। सबसे ज्यादा जिस पशु का बार बार जिक्र आया है, सही मायनों में तो ये बोल दिया गया एक आर्य का जीवन गाय के इर्द गिर्द ही घूमता था। एक आर्य का जीवन गाय के इर्द गिर्द घूमता था। ऋग्वेद में बहुत सारे उल्लेख गाय के हैं और संस्कृत भाषा में बहुत सारे शब्द गौ से बने हैं। कुछ इनमें से एग्जाम में आ जाते हैं, गाय से बने हैं। जैसे कि गोप शब्द का मतलब होता है किंग, राजन, और वैसे डिक्शनरी मीनिंग हो जाएगा प्रोटेक्टर ऑफ कैटल। बहुत ध्यान से समझिएगा, गोप शब्द का मीनिंग ये गाय से बना है। इसका मतलब होता है, तात्पर्य है राजन से, लेकिन इसका मीनिंग होता है वो जो हमारे जान माल की रक्षा करता है। जो सबसे बड़ा धन था आर्यों का क्या था, पशुधन। तो पशुधन की रक्षा करने वाली कौन होती है, गवर्नमेंट होती है। उस समय के लिए राजन हो गया। तो गोप का मतलब होता है राजन और राजन का काम है हमारे पशुओं की रक्षा करना। तो गोप शब्द का डिक्शनरी मीनिंग है वन हु प्रोटेक्ट्स आवर प्रॉपर्टी, वन हु प्रोटेक्ट्स आवर कैटल। गोमत, रिच मैन, that is who possesses large number of cows। सब गोमत बनना चाहते हैं। गॉड गिव मी मोर एंड मोर काउस सो दैट आई कैन हैव लॉट ऑफ वेल्थ। जितनी ज्यादा वेल्थ होगी उतना मैं रिच बन जाऊंगा। गोमत का मतलब होता है रिच मैन, मीन्स हु पजेसेस लार्ज नंबर ऑफ। सभी गोमत बनना चाहते हैं अपने प्रार्थनाओं में। दोहित्री का तात्पर्य होता है डॉटर। संस्कृत में बिटिया को, जो पुत्री होती है, बेटी होती है, उसे दोहित्री कहते हैं। वन हु मिल्क्स द काउ,
पुत्री का काम होता था गाय का दूध निकालना, इसलिए पुत्री का मतलब होता है दुहित्री, जो दूध दुहती है उसको संस्कृत में दुहित्री कहते हैं। मीनिंग होता है हु मिल्क्स द काउ, वैसे पुत्री को कहते हैं दुहित्री। गोधुली, डस्क का समय, शाम का समय, मेथड ऑफ टाइम। गोधुली इज मेथड ऑफ टाइम। जब पशु चारगाह भूमि से शाम को लौटते हैं, जब दिन रात में कन्वर्ट हो रहा होता है, उसे कहते हैं गोधुली की बेला, गोधुली का समय। तो मतलब जब पशु चारगाह भूमि से डस्क होती है, शाम का समय जो होता है वो डस्क होता है, उसे कहते हैं गोधुली। आपके एग्जाम में आएगा इनमें से कौन सा टर्म एक टाइम मेजरमेंट का टर्म है, तो आप बोलेंगे गोधुली इज मेजरमेंट ऑफ टाइम। और ऐसे ही अघन्य, इनमें से किस पशु को अघन्य कहा गया है? वन नॉट टू बी किल्ड। इनमें से किस पशु को वेदों में अघन्य कहा गया है? नॉट टू बी किल्ड, जिसे मारा ना जाए, जिसे किल ना किया जाए। तो अघन्य मतलब काउ, काउ के लिए बोला गया है इट शुड नॉट बी किल्ड। नॉट टू बी किल्ड मीन्स अघन्य। तो बहुत सारे शब्द हैं संस्कृत में, बहुत सारे हैं, ये तो कुछ बताए मैंने, जो संस्कृत ऋग्वेद में लिखे हैं और ये गाय शब्द से बने हुए हैं। तो इनकी पैस्टोरल इकोनॉमी होती है। एग्रीकल्चर भी करते हैं बट ऑन सबसिस्टेंस लेवल। छोटे छोटे फॉर्म में समझ लीजिए। सबसिस्टेंस लेवल का मतलब होता है हम उतना ही उगाते हैं जितना हमारी जीवन यापन के लिए जरूरत है। ऋग्वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चर सेकेंडरी ऑक्यूपेशन था। ऋग्वेद में एग्रीकल्चर के बहुत सारे टर्म्स मिले हैं। एग्रीकल्चर करते थे, लेकिन एग्रीकल्चर बहुत बड़े स्तर पे नहीं होता था। उतना ही उगाते हैं जितने हमारे जीवन यापन के लिए जरूरी है या हमारे पशुओं के लिए फॉडर हमें मिल जाए। इससे ज्यादा एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा अहमियत ऋग्वेद में नहीं दी गई है। फिर भी जो क्रॉप जिसकी बात हुई है, जो ये उगाते हैं, वो थी बार्ले, जिसे ऋग्वेद में बोला गया है यव। जो भी थोड़ा उगाते हैं वो बार्ले उगाते हैं, जिसे यव कहा जाता है। एग्रीकल्चर वॉज देयर सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, मेन ऑक्यूपेशन वॉज पशुपालन। दे वॉन्टेड टू हैव मोर नंबर ऑफ काउज। अभी हॉर्स के बारे में पता है हमें, बहुत ज्यादा हॉर्स के उल्लेख हैं। चैरियट मिल जाते हैं, चैरियट वर रन विद द हेल्प ऑफ हॉर्स। ऋग्वैदिक का इंडस काल में जाएं, हमें चैरियट के छोटे छोटे आकृति तो मिल जाती हैं, फिगरें मिल जाती हैं, टेराकोटा टॉयज मिल जाते हैं, लेकिन चैरियट को घोड़े चलाते थे ये हम इंडस के बारे में नहीं कह सकते। लेकिन ऋग्वैदिक काल में चैरियट्स वर ड्राइवन बाई हॉर्सेस, हॉर्सेस ड्राइव करते थे। हॉर्सेस मेंशन है ऋग्वेद में इन लार्ज नंबर ऑफ वेज यू कैन से। अब इनके रिलीजन पे आ जाते हैं। ऋग्वैदिक आर्यंस वर्शिप्ड 33 गॉड्स। ये आपके एग्जाम में आ जाता है। ऋग्वैदिक आर्यंस वर्शिप्ड 33 गॉड्स, 33 गॉड्स की पूजा करते हैं ये। दे यूज्ड टू वर्शिप 33 गॉड्स ऑफ whom इंद्र। अब यहां पर 2-3 पॉइंट लिख लीजिए। ऋग्वेद के जो लोग हैं वो गॉड को प्रार्थना करते हैं, प्रेयर्स बोलते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा जो 1028 मंत्र हैं, मैंने क्या बताया था आपको, 1028 हाइम्स हैं ऋग्वेद में, 1028 सूक्त है ऋग्वेद में। उसमें सबसे ज्यादा हाइम्स किसके लिए हैं? इंद्र के लिए है। 250 हाइम्स इंद्र के लिए हैं, ये एग्जाम में आ जाता है। इसके बाद जो गॉड हैं जो ज्यादा डिमांडिंग है वो भी कम नहीं है, थोड़ा ही पीछे है, उनके लिए 200 हाइम्स हैं। मतलब लगभग 1000 में से 450 हाइम्स दो ही गॉड ले गए हैं, इंद्र और अग्नि। इनके लिए प्रार्थना ज्यादा की जाती है। फिर भी हुआ करते हैं एक लॉर्ड वरुण, इन्हें कहते हैं गॉड ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर। बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, ये कहलाते हैं रेन गॉड। Indra, you should come down in the form of rain. O Lord Indra, you should come down in the form of rain.
मेक आवर पास्चर्स ग्रीनर सो दैट माई पशु कैन फीड अपॉन देम। बारिश के तौर पे बरसो, पास्चर्स को ज्यादा ग्रीन बनाओ ताकि मेरे पशुओं के चरने की जगह बन जाए। तो बार बार प्रार्थना इनसे की जाती है। इंद्र का जो काम है ऋग्वेद में वो बारिश है, उनको रेन गॉड बोला गया है। अग्नि, अग्नि के समक्ष ही प्रार्थना की जाती है, एक अग्नि जलाई जाती है, उसके समक्ष ही प्रार्थना की जाती है, मानते हुए हमारी प्रार्थना को दूसरे गॉड तक ले जाने वाले गॉड अग्नि है। एक गॉड मिलते हैं वरुण, जिनके मंत्र कितने हैं तो नहीं पता, लेकिन ये इस सृष्टि को चलाते हैं, कॉस्मिक ऑर्डर को चलाने वाले हैं। आपको एग्जाम में लिखा मिलेगा कौन से गॉड हैं जिनको बोला गया है कि ये रीत को चलाने वाले हैं। रीत मतलब ये ऋतु कैसे चलती है, सृष्टि कैसे चलती है, कैसे मौसम आते हैं, कैसे चलता है सिस्टम, वो कहलाते हैं लॉर्ड वरुण। गॉड ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर कंट्रोल्स द कॉस्मिक ऑर्डर, इस रीत को चलाते हैं, इस पूरी सृष्टि को चलाते हैं। अभी विष्णु और शिव की ज्यादा वैल्यू नहीं है, अभी ये काम औरों के पास है, अभी फर्स्ट जनरेशन ऑफ गॉड है, ये चला रहे हैं। वरुण हुआ करते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक होते हैं सोम गॉड, गॉड ऑफ प्लांट्स। इनके लिए तो पूरा का पूरा मंडल दिया गया है, मंडल नंबर 9। एक ऐसा मंडल है जो पूरा एक ही गॉड के ऊपर है, वो है गॉड सोम, गॉड ऑफ प्लांट्स। ये गॉड ऑफ प्लांट्स कहलाते हैं। कहने का मतलब है, अगर आप प्रैक्टिकली समझें तो प्लांट्स के बारे में डेडिकेटेड किताब जो वेदों में वो कहलाती है नवा मंडल ऑफ ऋग्वेद, मतलब बॉटनी की किताब। प्लांट साइंस में चले जाएं, बॉटनी में चले जाएं तो एज अर्ली एज वैदिक एज में एक किताब ही डेडिकेटेड है प्लांट्स की स्टडी के लिए। सोम कहलाते हैं गॉड ऑफ प्लांट्स एंड द होल बुक इज डेडिकेटेड टू प्लांट्स, स्टडी ऑफ प्लांट्स, दैट इज मंडल नंबर 9। ज्यादातर गॉड मेल गॉड हुआ करते हैं, बट एक गॉडेस भी है उषा, गॉडेस ऑफ डॉन, सुबह का काल, ऊष काल, जब वो अपने रथ पे सवार होके आसमान में आती हैं तो सुबह हो जाती है, उसे कहते हैं सुबह का ऊष काल, गॉडेस उषा। मोस्ट ऑफ द गॉड्स इन ऋग्वेद आर मेल गॉड्स, अमंग द फीमेल गॉड्स सबसे इंपॉर्टेंट उषा हैं, और एक और हुआ करती हैं अदिति, मदर ऑफ गॉड्स, मदर ऑफ गॉड्स। तो ये गॉड्स के बारे में उल्लेख है, इतने गॉड्स के बारे में उल्लेख है। अब ये पूछते हैं कि ऋग्वैदिक पीपल worshipped gods for material benefits or ऋग्वेद का जो धर्म है, मतलब धर्म की ये पहली स्टेज है, ऋग्वेद का जो धर्म है उस समय जो प्रार्थनाएं की जाती हैं, उस समय के लोग जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं वो क्या भौतिक वस्तुओं के उसके लिए कर रहे हैं या अपने आध्यात्मिक विकास के लिए करते हैं? तो आपका आंसर देंगे अभी आध्यात्म का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इस विचार का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अभी जितने भी हमको मंत्र मिलते हैं उनको देख के लगता है ऋग्वेद के लोग बार बार डिमांड करते हैं। आपको ये फ्रेज लिखा मिल जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स वर मोस्ट डिमांडेड बाय द ऋग्वैदिक आर्यंस इन देयर प्रेयर्स। आपको मिलेगा प्रजा एंड पशु, यही फ्रेज लिखा मिलेगा। बार बार डिमांड उनकी प्रजा और पशु के लिए होती थी, मुझको पशुधन मिल जाए और सन्स शुड बी बॉर्न टू मी, मोर सन्स टू बी बॉर्न टू बी सो दैट माई आर्मी बिकम्स बिगर एंड बिगर, माई ट्राइब कैन बिकम बिगर एंड बिगर। तो प्रजा एंड पशु, प्रजा का मतलब सन्स है, बेटे हैं, पशु का मतलब है काउ, विच आई शुड हैव मोर नंबर ऑफ काउज विद मी। तो आपको फ्रेज लिखा मिलेगा, दे यूज्ड टू वर्शिप गॉड इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर्स एंड दे यूज्ड टू डिमांड मोस्ट नंबर ऑफ द टाइम्स मटेरियल थिंग्स। अभी स्पिरिचुअलिज्म का डेवलप भारतीय धर्म में, हिंदू धर्म में नहीं हुआ है। यह सिस्टम चला करता था ऋग्वैदिक पीरियड में। आगे बढ़ें तो हम पहुंच जाएंगे
यहां पर एक चीज और देख लीजिए, जो ऋग्वेद का 10th मंडल है, जो ऋग्वेद का 10th मंडल है, वहां पर एक मंत्र दिया हुआ है पुरुष सूक्त। बहुत ध्यान से समझिएगा, ऋग्वेद का 10वां मंडल है, वहां पर एक मंत्र दिया गया है पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त इज अबाउट ओरिजिन ऑफ वर्ण सिस्टम, ओरिजिन ऑफ वर्ण सिस्टम, वर्ण सिस्टम का ओरिजिन है। ये मंत्र है, इसमें लिखा हुआ है द वर्णास ऑफ द सोसाइटी, द वर्णास ऑफ द सोसाइटी स्प्रेंग अप फ्रॉम द माउथ ऑफ अ विराट पुरुष। एक विराट पुरुष ने यज्ञ किया, उसके मुख से इस वर्ण का जन्म हुआ, उसकी आंख से उसका हुआ, इसकी थाइस से उसका हुआ, उसके फीट से उसका हुआ। आपके लिए मतलब की बात क्या है कि वर्ण सिस्टम के ओरिजिन कहां से मिलता है? ऋग्वेद से मिलता है। कौन से मंडल में मिलता है? 10th मंडल में मिलता है। 10th मंडल कब लिखा गया? लेटेस्ट मंडल है। मतलब जब उत्तर वैदिक काल से लेटर वैदिक एज में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, तब कहीं जाकर वर्ण व्यवस्था की डेवलपमेंट होती है कि 4 वर्ण हुआ करते हैं वैदिक सोसाइटी में। इसका डेवलपमेंट बाद में होता है। वैसे ऋग्वैदिक सोसाइटी में वर्ण व्यवस्था की जो प्रैक्टिस आज जानी जाती है, ये नहीं होती थी, ये बहुत बाद में डेवलप हुआ है। इस मंत्र का नाम है पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त इज अबाउट द ओरिजिन ऑफ वर्ण सिस्टम इन द इंडियन सोसाइटी। दिस इज दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, चलिए आज यही बंद करते हैं, कल इसको आगे बढ़ाएंगे और उत्तर वैदिक काल के साथ फिर बुद्धिज्म जैनिज्म की तरफ मूव कर जाएंगे। ये छोटी छोटी बातें कल्चर की आपको मैंने बताई हैं, जो एग्जाम में किसी न किसी फॉर्म में आ जाती हैं। थैंक यू वेरी मच। बात समझ में आ रही है बच्चों? आर यू गेटिंग द थिंग्स? मैं बहुत स्क्वीज करके पढ़ा रहा हूं, बहुत मतलब की बात, जितने एग्जाम में आ सकती है उससे ज्यादा नहीं बता रहा, बहुत छोटा छोटा करके, ताकि आपको पता भी लग जाए, कुछ कंसेप्ट भी बन जाए और एग्जाम में भी आपका फायदा होना चाहिए।